एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि इतना प्यार से उन्होंने सवाल किए और बहुत मज़ा आया, क्योंकि लगे ही नहीं कि कहीं पॉडकास्ट में बैठे हैं। ऐसा लग रहा था एक कन्वर्सेशन चल रहा है, बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा एंजॉय किया हम लोगों ने। तारसेम was very well prepared with all his questions and जो सवाल इन्होंने पूछे हैं जनरली ऐसे सवाल होते नहीं हैं, तो बहुत अच्छा म्यूजिकल एक्सपीरियंस रहा which is definitely going to stay with us. दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द म्यूज़िक पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ, क्योंकि ज़्यादातर पॉडकास्ट में हम लोगों ने म्यूज़िक बिजनेस और बॉलीवुड से जुड़े हस्तियों से बात की है। पहली बार हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा घराना है जिनका ताल्लुक सदियों से क्लासिकल म्यूज़िक के साथ रहा है। एक नाम है जिस नाम को लेने के लिए शायद मैं काबिल भी नहीं हूँ, बट आज मुझे मौका मिल रहा है उस नाम से जुड़े लोगों के साथ बात करने की। मैं बात कर रहा हूँ लेट उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। हमारे देश के बहुत गिने चुने, बहुत कम ऐसे वोकलिस्ट हुए हैं जिन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है। एक हम लेगेसी चार्ट दिखाना चाहते हैं जो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको ये समझ में आएगा कि हम किन की बात कर रहे हैं और वो किन घरानों से ताल्लुक़ रखे हैं, उनकी जो पीढ़ियाँ हैं, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ कहाँ से आई है। दूसरी चीज़, एक किताब है अ ड्रीम आई लिव्ड अलोन, जो उनकी बहू नम्रता गुप्ता खान ने लिखी है। अगर आपको मौका मिले प्लीज़ वो किताब पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि हम किन की बात कर रहे हैं। 1991 में उनको पद्मश्री से नवाजा गया, 2003 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 2006 में उनको पद्म भूषण से नवाजा गया, 2018 में उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। 2021 तक उनका सफ़र इस दुनिया में रहा, उसके बाद वो हमको छोड़कर चले गए। लेकिन उन्होंने अपनी सीख, अपनी लेगेसी अपने परिवार के साथ और बहुत सारे उनके डिसाइपल के साथ हमारे पास छोड़ी है। उनसे काफ़ी लोगों ने म्यूज़िक सीखा है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेट श्रीमती लता मंगेशकर जी, लेट श्री मन्ना दे जी, और लिविंग लेजेंड्स लाइक आशा भोसले, अमित कुमार, हरिहरन साहब, ए आर रहमान साहब, शान, सोनू निगम, कुछ ऐसे नाम हैं जो उनके डिसाइपल रह चुके हैं। और उनकी लेगेसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उनके चारों बेटे आज हमारे साथ मौजूद हैं। चारों लोगों ने उनके साथ बचपन से सीखा है। उनमें से कुछ बच्चे आज भी काफ़ी लोगों को सिखा रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, और उनकी अगली जनरेशन भी अभी म्यूज़िक कर रही है। हम उनके बारे में एक एक करके आपको सबको बताएंगे। सबसे पहले मुर्तज़ा मुस्तफ़ा खान, सबसे बड़े बेटे, जिन्होंने KM कंजर्वेटरी में एज ए फैकल्टी काम किया है। काफ़ी सारे नोटेड म्यूज़िक कंपोजर्स के साथ उन्होंने काम किया है, जैसे कि अमित त्रिवेदी, शंकर एहसान लोय, मिथुन, AR रहमान। मुर्तज़ा भाई ने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया, उसमें से कुछ फेमस नाम है एक्ट्रेस तब्बू, सिंगर मोहम्मद इरफान, हुमा कुरैशी, नीति मोहन, मनमीत मीत ब्रदर्स से, शिफाली अलवारिस, लकी अली, खतीजा रहमान, रहीमा रहमान, AR अमीन, ऐश्वर्या शंकर, जो कि फेमस डायरेक्टर एस शंकर की बेटी है। दूसरे भाई है कादिर मुस्तफ़ा खान, जिन्होंने एज अ वोकल कोच काफ़ी सारे रियलिटी शोज पे काम किया है, इंडियन आइडल, इंडियाज गॉट टैलेंट, जो जीता वही सुपरस्टार। कादिर भाई ने भी काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है, जिसमें सिंगर्स भी हैं, एक्टर्स भी हैं, कोरियोग्राफर्स भी हैं। अरमान मलिक, प्रजक्ता शुक्रे, एली अबरम, टेरेंस लुइस, श्रद्धा कपूर और फरहान अख्तर कुछ नाम है। तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर उस्ताद जी के साथ काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म किया है, बहुत सारी इंटरनेशनल वर्कशॉप्स की हैं, और उन्होंने दोनों ने मिलकर काफ़ी प्लेबैक्स भी किए हैं। पिया हाजी अली, चुपके से, मौला मेरे, तेरे बिना बेस्वादी, फ्रॉम द मूवी गुरु। तो अगले भाई है रब्बानी मुस्तफ़ा खान, जिन्होंने सरबजीत 2 में अल्लाहू गाना गाया है। उन्होंने 2 सिंगल्स भी किए हैं टाइम्स म्यूजिक के साथ, आओनी सैया और नैना। उन्होंने एक और गाना किया है, पीर मेरी पिया जाने ना, फ्रॉम फौजी कॉलिंग। बाकी भाइयों के जैसे ये गाते तो हैं ही, लेकिन ये एंटरटेनमेंट बिजनेस का भी पार्ट है। अगले भाई हैं हसन मुस्तफ़ा खान, ये भी कोच करते हैं। कुछ नाम जो आपको पता होंगे, अर्जुन कनंगो, शान के बेटे हैं जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, माही, उनको भी ये ट्रेन करते हैं। और इन चारों भाइयों ने मिलके कोक स्टूडियो में भी परफॉर्म किया था पापा के साथ, उस्ताद जी के साथ। उस्ताद जी सबसे ओल्डेस्ट गेस्ट थे और फैज़ सबसे यंगेस्ट गेस्ट थे, जो कि इनकी तीसरी पीढ़ी है। हाथ जोड़ के मैं उनसे एक्चुअली वेलकम करना चाहता हूँ। मुर्तज़ा भाई नमस्कार, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस विद योर प्रेजेंस। कादिर भाई, रब्बानी भाई, हसन भाई, आप चारों लोगों का स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो हम ना सबसे पहले बात करने से पहले आप लोगों से ये जानना चाहते हैं कि
एक लेजेंड के साथ जीना कितना सिखाता है और कितनी मुश्किल देता है, ये दोनों चीज़? देखिए ऐसा है कि हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम उनके घर पे पैदा हुए, क्योंकि आर्टिस्ट कहीं भी पैदा होते हैं, वो बोलते थे आर्टिस्ट कहीं भी पैदा होते हैं, लेकिन वो खुशनसीब होते हैं जो अच्छे आर्टिस्ट होके घर पे पैदा होते हैं। तो वी आर वन ऑफ देम। तो हम लोग उनके घर पे पैदा हुए, मालिक की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हमें वहाँ पैदा किया। अब सीखने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्योंकि हम घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक्चुअली जो हमारी पहली सांस होती है उससे ही म्यूज़िक शुरू हो जाता है सीखना, क्योंकि हम सुनते हैं इतना उनका जो कंट्रीब्यूशन है, लोग जानते हैं क्या कंट्रीब्यूशन है, और वो कंट्रीब्यूशन जो है उसके लिए रियाज़ घर पे ही होता है। तो वो हम लोग बड़े खुशनसीब थे कि बचपने से हमने वो रियाज़ सुना। जब हमें तमीज़ भी नहीं था तो हम उसको सुनते आए थे। तो वो बोलते थे बच्चा जो होता है वो चोर होता है, वो चुरा लेता है। तो वो जो गाना बजाना कर रहे हैं वो हमारे कानों में बसा और उससे हमें कुछ समझ में आया। भले उस टाइम पे हमें उसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो लेटर हमारे काम में आया। तो वो एक चीज़ है। प्लस क्या होता है कि जब अच्छे घर में पैदा होते हैं तो एडवांटेज बहुत हैं, उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा पहाड़ थे और हम पत्थर भी नहीं है उसका, एक छोटा सा। तो हमें जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पिताजी से कंपेयर करेंगे, तो वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम वैसे नहीं हैं और ना हो सकते, क्योंकि वो अलग ही लोग थे, हम लोग उस लायक नहीं हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि इट्स नॉट बोस्टिंग और एनीथिंग, बट अगर हम वो पत्थर भी हैं ना, तो हम जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए पहाड़ी हैं। बट हमें अपने आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया और हम डर भी गए, क्योंकि हमने एक्चुअली मतलब पहाड़ क्या, पहाड़ों के पहाड़ के वहाँ पैदा हुए ना, तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट विद द रियाज और जो उनका गाना बजाना था और जो चीज़ें थी। शायद हम अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे भी, बट जब उनका प्रेजेंस होता था तो हम लोग बहुत ज़्यादा छोटा महसूस करते थे। It's like being in a shadow. अंदर तो हमें डर था ही, बट बाहर हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो गया वो, बिकॉज लोगों का एक्सपेक्टेशन वो रहा कि ये इतना तैयार गाते हैं, बट उन्होंने 16 घंटे रियाज़ किया। और वो दौर में वो सिर्फ म्यूज़िक सोचते थे। हम जिस दौर में पैदा हुए उस दौर में सब दौड़ रहे हैं, यू नो, और उस दौड़ में टू मैच विद दैट टाइम बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें पकड़ना होती हैं। तो डेफिनेटली जो दौर में वो थे उनको कुछ मतलब सिर्फ रियाज था उनका, सिर्फ पैशन गाना बजाना था। उनके साथ बहुत कुछ हुआ जो उनके अगेंस्ट होता था, बट हर चीज़ से लड़के सिर्फ रियाज करते थे। आज अगर हम वो करने जाएंगे तो फिर हम लोग खाना नहीं खा पाएंगे घर में। और एक मैं बताऊं आपको एक चीज़, पापा बोलते थे हम लोग को समझाने के लिए, बताते थे, बोले बेटा मैं जब घर में घुसता था तो बहुत भूख लगी है, तो मैंने तुम्हारी मम्मी को बोला खाना दो मुझे, और वो खाना लेके आई। मैं मुँह हाथ धोया खाने के लिए, वो अंदर गई खाना लेने को, और मुझे वो तानपुरा रखा दिखाई दिया। तो बोले वो कैफियत होती थी जो एक बच्चे के मुंह में पानी आता है चॉकलेट देख के, मुझे तानपुरा देख के आता था कि रियाज करूं मैं बैठ के। तो वो डेडिकेशन आज मुश्किल है भाई। नहीं, टाइम के हिसाब से भी इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो, बिकॉज सर्वाइवल इज समथिंग दैट एवरीवन हैज़ टू टेक केयर ऑफ नाउ। तो मेरे 2-3 सवाल है। जैसे कि हम पॉडकास्ट करते हैं तो बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं जिनको जो आजकल शॉर्ट फॉर्म जनरेशन पे विश्वास रखते हैं कि फटाफट म्यूज़िक बनाओ, एआई भी आ गया है, टूल्स भी आ गए हैं, रिलीज़ करो, पॉपुलर हो, इंस्टाग्राम पे जाओ, स्पॉटिफाई पे जाओ। तो कहीं ना कहीं जो पुरानी परंपरा थी सीखने की और सिखाने की, वो कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। देखिए ऐसा है कि एक चीज़ है कि पापा ने म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद साहब को बोला एक बार, बोले नौशाद भाई इल्म जो है वो हासिल करना पड़ता है और तरक्की जो है वो बाई चांस होती है। तो इल्म के लिए तो बैठना ही पड़ेगा। जो आप बोल रहे हो शॉर्टकट्स हैं, तो शॉर्टकट्स के लिए जो है ना, आप कभी कभी हम जब ट्रैफिक में होते हैं शॉर्टकट्स ढूंढते हैं तो वहाँ डेड एंड मिल जाता है। करेक्ट। तो वो डेड एंड की तरफ जाने वाला है शॉर्टकट्स। तो आप लोगों के थ्रू मैं भी और जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम ये जानना, हम मतलब इस पे फोकस करेंगे कि उस्ताद साहब से आप लोगों ने कौन सी वो चीज़ें सीखी है जो आप लोगों के साथ ज़िंदगी भर रही है और जो शायद हर एक संगीत सीखने वाले को पता होनी चाहिए। जैसे एक चीज़ है, हरिहरन भाई से पापा ने बोला, हम लोगों से भी बोलते थे
कि बेटा सर मजबूत होगा तो टोपी पहनोगे तो अच्छी लगेगी, सर हिल रहा है और तुम टोपी पहन रहे हो तो नहीं चलेगा। तो रियाज करो इतना मजबूत हो जाए कि तुम्हारा गाना बजाना दिखे। दूसरी बात ये बोलते थे कि शरीर जो है, आदमी बीमार है, बेड रिडन है, आप उसको शेरवानी पहना दो, सूट पहना दो, कुछ मतलब का नहीं है। तो अगर आपका गाना बजाना ही नहीं है, आप स्टेज पे खड़ा कर दो, उस कोई मकसद का नहीं है। तो रियाज जो है वो रियाज इसलिए किया जाता है, रियाज इज लाइक हम आध्यात्मिकता पे जब जाते हैं तो एक माला को लेके जाप करते हैं, ऐसे ही रियाज है। कोई भी एक चीज़ पकड़ी, उस पर रियाज किया, इतना किया कि वो अच्छी हो गई, और फिर वो जब आपने पेश की तो वो सामने अच्छी दिखाई देगी। रियाज किया ही नहीं, 25 चीज़ों पे रियाज किया, ये भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, तो वो रियाज नहीं होता है, वो टाइम पास है। पहले ऐसा होता था कि पेशेंस उस्ताद जो है वो शागिर्द को एक ही राग सिखाते थे, और वो एक बुज़ुर्ग का जिक्र है कि वो 12 साल उन्होंने एक ही राग अपने शागिर्द को सिखाया। हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपने शागिर्द को, तो एवरी फ्राइडे एक दंगल होता था, जो कुश्ती वगैरह भी होती थी, और उसके बाद गाना बजाना होता था। तो हर घराने के लोग होते थे उसमें। तो इनकी लोगों ने चिड़ बना ली कि एक ही राग के गवैये आ रहे हैं, एक 12 साल एक ही राग रियाज कराया। तो बड़े अपसेट हुए वो, अपने जाके उस्ताद से उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे एक ही राग आता है। बोले कोई बात नहीं, तुम अब उनसे जाके कहना कि अगले जुमे में नेक्स्ट फ्राइडे मैं गाऊंगा, और जो राग तुम बोलोगे वो गाऊंगा। तो बोले ये कैसे होगा? बोले तुम बोल के आओ। वो वापस आए और फिर उनको वो राग के बारे में, जो राग सिखा रहे थे, गौड़ सारंग सिखा रहे थे उनको, तो उनको बोला ये सुर चढ़ा लो, ये उतार लो, ये अलग सुर, ये ऐसा ऐसा, ये इतने बहुत सारे राग जमा हो गए उनके लिए गाने के लिए। और क्योंकि 12 साल उन्होंने रियाज किया था तो गला तो तैयार था ही। तो नेक्स्ट उसमें वो गाए, और इतना अच्छा गाए कि लोग बड़ा एकदम अचंभे में थे कि ये क्या हुआ, ये तो एक ही राग सीखे हुए थे, इतना सब कैसे गा दिया उन्होंने। तो ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, है आज भी। वो पुराने लोगों की कहावत थी, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे इस बारे में कि ये भी कर लें वो भी कर लें, तो एक राग जब गला तैयार हो गया एक राग में, खाली हमें कॉम्बिनेशंस चेंज करना है सुरों के। गला तो हमारा वही है, तैयार अगर हो गया तो ठीक है, यमन गा लिया तो यमन गा लिया, मालकौस गाया तो मालकौस गा लिया। तैयारी तो हमारे गले की जो वही रहेगी, जो यमन में हुई वही मालकौस में होगी। यमन जो है पूरे 7 सुरों का राग है, मालकौस 5 सुरों का राग है, दो सुर उसमें से खाली निकाल देना। लेकिन ये जो 2 सुर वाली बात है, इसमें ऐसा होता है कि जितना डिस्टेंस बढ़ता है गाना बजाना उतना मुश्किल होता है। जैसे सारेगामापाधानीसा तो हर एक सुर लगता हुआ जा रहा है तो वो आसान है। जैसे हम चल भी रहे हैं तो अगर हमें कूदना है तो वो मुश्किल है, बीच में एक गड्ढा है उधर से कूदना है, करेक्ट, तो वो मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। ऐसे ही इनायत हुसैन खान साहब जब बम्बई आए तो अपने शागिर्द के घर ठहरे, तो वो रियाज कर रहे थे, यमन पे रियाज कर रहे थे 7 सुरों पे। 3-4 दिन वो रियाज करते थे, और फिर जब वो प्रोग्राम में गए तो उन्होंने कोई 5 सुरों का राग गाया। तो शागिर्द ने पैर छू के बोला, उस्ताद जी आप इतने दिन 3-4 दिन मेरे साथ थे, यमन पे ही घंटों रियाज कर रहे थे, और यहाँ आप हो गए। अरे बोले बेटा 2 सुर निकाल दिए, हालांकि वो 2 सुर निकाल के गाना बड़े कलेजे की बात है। तो वो बुजुर्गों ने ऐसा काम किया है कि उन्होंने, जैसे वो बोलते हैं ना रब को मनाना, उन्होंने मना लिया था रब को, उस वजह से वो पार हो गया था। पापा ने हमारे 14 घंटे रियाज किया बचपन में। वो उस्ताद के वहाँ रियाज करते थे तो डिस्टर्ब होते थे, दोपहर में सब सोते हैं फैमिली वगैरह, बट उनका पैशन था कि मुझे सिर्फ रियाज करना है। तो उन्होंने एक स्कूल जाते थे, वो एक कारपेंटर का बेटा दोस्त था उनका, तो उन्होंने बांस पे तार चढ़ाया और फिर रियाज किया। और वो रियाज क्योंकि घर में नहीं कर सकते थे क्योंकि डिस्टर्बेंस होता था, तो कब्रिस्तान में जाके रियाज किया उन्होंने। तो अगर किसी को बनना है ना, तो वो ज़िद अगर होगी तो ऊपर वाला भी बना देता है। अब हम लोग रीजंस देते हैं, हम भी शामिल हैं, कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं है, दुनिया में चलना है। हमने अगर सोच लिया है तो डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं। सही बात। कोई चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जो अगर हम सोच लें हमको करना है तो हम हासिल नहीं कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब हम ना उस्ताद साहब की सीख के बारे में बात कर रहे थे। आप, मुझे पहले भी पता था कि हसन भाई थोड़ा कम बोलते हैं, तो मुझे उनसे बुलवाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है। तो हसन भाई, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि उस्ताद साहब से आपने क्या सीखा, मतलब कोई ऐसी सीख जो आपके साथ हमेशा रही हो। उन्होंने ये बोला कि जब भी सीखो बेटा सब्र करो, जल्दबाजी मत करो सीखने में।
दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम. तो एक चीज अगर वो सिखा रहे हैं तो घंटों उस पर ही बोलते. पूरी रात एक तान पे रियाज करते थे वो. एक तान उन्होंने कुछ कंपोज करी खुद, कोई भी राग एक लेके, और रात को ईशा की नमाज पढ़ के बैठते थे वो रियाज करने, और फजर की नमाज में उठते थे वो. एक ही तान, मतलब नाइट से मॉर्निंग तक. फजर इज 9 to 5 समझ लो. ये तो हो गई उस्ताद साहब की बात, लेकिन आप इंडिविजुअली, आप चारों लोगों ने ना अपने अपने फील्ड में काफ़ी काम किए. आपने काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है, और उनमें से काफ़ी लोग बहुत ही फेमस लोग भी हैं. आपने काफ़ी लोगों को कोच दिया है एज अ वोकल कोच इन रियलिटी शोज. प्लस आप लोग दोनों ने मिलके काफ़ी सारे प्लेबैक गाने गाए हुए. पिया हाजी अली गाया है, चुपके से, तेरे बिना बेसुवादी, अखियाँ, काफ़ी सारे गाने गाए हैं. आपने भी गाने गाए हैं, सिंगल्स भी किए हैं. और आप मेरे ख्याल से चारों भाइयों में एक ऐसे भाई हो जो म्यूजिक से ऊपर जाके या अलग जाके म्यूजिक बिजनेस में भी आपने बिल्कुल थोड़ा बहुत काम किया है. हसन भाई ने भी कोक स्टूडियो में परफॉर्म किया है, और आप लोगों ने रहमान साहब के साथ परफॉर्म किया है, इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स किए, इंटरनेशनल वर्कशॉप किए, काफ़ी सारी चीज़ें की है. अगर आप लोगों से इंडिविजुअली पूछूं कि आपकी इस जर्नी में आप लोगों की क्या क्या लर्निंग है जो आपने सीखा है? देखिए, ज़िंदगी जो है वो हर कदम पे सीखना है. और जैसे नहीं, एक हम लोगों को पापा ने समझाया कि देखो बेटा, जब समंदर के किनारे पे खड़े होते हो तो वहाँ दूर एक किनारे पे ऐसा लगता है कि वो आसमान और पानी मिल रहा है. करेक्ट. लेकिन वो मिल नहीं रहा है. वहाँ से वो आपकी तरफ देखता तो उसको भी यही लग रहा है. तो इसका कोई किनारा नहीं है. और ज्ञान अनंत है, तो ये तो मरते दम तक चलता रहता है. तो अभी सीखने की प्रोसेस में है. थोड़ा बहुत जो पापा से सीखा है वो कोशिश कर रहे हैं सिखाने की, लेकिन हम भी सीख ही रहे हैं इस जर्नी में. क्योंकि जब एक शागिर्द आता है कोई प्रॉब्लम लेके, तो हम भी सबसे पहला ये तो ये है कि सर्व कला संपूर्ण वही है, अनंत है वो. और हम लोग जो हैं बहुत कम ज्ञानी हैं. तो जब कोई बच्चा हमारे पास, हमारा शागिर्द कोई चीज़ लेके आता है अपनी कंप्लेन के, गुरुजी या उस्ताद जी ये ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना जो है हम उससे सीखते हैं. शायद हमें नहीं पता है, लेकिन हम अपना दिमाग लगा के उसको कुछ सिखाते हैं और वो उसके काम में आ जाता, तो वो हमें भी मिल जाता है. जैसे मेरे पापा की एक बंदिश थी, तो वो बंदिश जो थे वो मारवा की भूल गए थे. तो वो गुवाहाटी गए हुए थे, तो वो दूसरी बंदिश कुछ गा रहे थे. तो उनके स्टूडेंट बोले, उस्ताद जी वो आपकी फलानी बंदिश. तो वो बोले क्या है, मैं भूल गया, बता. तो उन्होंने गाई. तो बोले मुझे याद करा दे. याद की और फिर उनके पैर छू लिए. बोले अरे उस्ताद जी क्या कर रहे हैं? अरे बोले मेरा खजाना दे दिया तूने मुझे वापस, इतनी अच्छी बंदिश में भूला हुआ था. तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है ज़िंदगी. तो मरते तब तलक पापा बोलते थे, मैं कोई उनको बोलता था कि भाई आप बहुत बड़े उस्ताद हो, बोलते थे नहीं मैं उस्ताद तो मैं शागिर्दों को सिखाता हूँ तो उनका उस्ताद हूँ, लेकिन मैं विद्यार्थी बहुत अच्छा हूँ म्यूजिक. मैं ये प्राउड नहीं फील करता कि मैं बहुत बड़ा उस्ताद मैं हूँ. विद्यार्थी बड़ा अच्छा हूँ, इसका मुझे बड़ा गर्व है. इस चीज़ का मुझे गर्व है. तो जब इतना बड़ा समंदर ये बात कहेगा तो कतरे के लिए तो बहुत दूर है. अभी जब उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था ना 2019 में, तो हरिहरन भाई घर आए हुए थे. तो ऐसे वो लेटे हुए थे और अचानक से उनको कुछ चीज़ बता रहे थे हरि भाई को. अचानक से उठे, यार हरि, बड़े दिनों के बाद अब थोड़ा सा गाना बजाना समझ में आ रहा है. तो कुछ हरि भाई को बताया उन्होंने. तो हरि भाई देख रहे हैं ऐसा. हरिहरन भाई मुझे बोलते हैं, यार अगर इनको अब समझ में आ रहा है हम लोग कहाँ हैं. तो मतलब लर्निंग इज एवरीडे प्रोसेस एंड यू लर्न एवरी डे. सो अगर ऐसे लोग ये बोलेंगे कि हम अब सीखें, अब समझ में आया है, तो वी स्टैंड नोवेयर. जैसे आप लोग एक घराने से ताल्लुक, रामपुर शासन घराने से आप लोग ताल्लुक रखते हैं जी. ऐसे ही बहुत सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं और उनकी फैमिलीज हैं. ऐसा भी होगा कि अभी कुछ लोग फेमस हैं और जिनकी फैमिली है. आपने वो जिंदगी जी है, आपने अपनी जिंदगी से कुछ सीखा होगा कि देखो ये तो इंसान को करना ही चाहिए और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए. उससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को समझ में आएगी और हेल्प भी होगी. तो ऐसे कुछ बता सकते हैं आपको लगता है? सबसे पहले करना, अगर म्यूजिशियन है तो करना तो रियाज होगा. और नहीं करना मतलब क्या है, शॉर्टकट नहीं करना है. ये दो चीजें हैं. तो ये हो गई हमारी गायकी को लेके. अब जिंदगी को लेके भी कुछ ऐसी बातें होंगी जो जिंदगी में भी ये है, आपका फोकस कर लीजिए, जो करना है वो करना है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है. यही है, और क्या हो सकता है.
है ना? एक्चुअली है बहुत सिंपल। और हाँ, इट्स वेरी सिंपल। लाइक इफ यू हैव थॉट कि कुछ करना है तो वो करना है, और उसको सच्चाई से करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, सच्चाई से करना इज डिफिकल्ट। सो लाइफ इज वेरी सिंपल इफ यू मतलब इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई थिंग्स, बहुत सिंपल है। एक चीज़ है कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारा म्यूज़िक आध्यात्मिक है। क्लासिकल म्यूज़िक को एक कॉमन से है कि क्लासिकल म्यूज़िक जो है बड़ा आध्यात्मिक म्यूज़िक है, और बिल्कुल है। तो मेरे पापा बोलते थे कि शरीर जो है ये शास्त्रों में लिखा है गात्र वीणा है, गाती हुई वीणा। अब ये तो अशुद्ध है, इसमें से वाणी शुद्ध कैसे निकलेगी? तो इसलिए शरीर को और अपने आप को शुद्ध रखो तो शुद्ध वाणी निकलेगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है, कैरेक्टर अच्छा होना। मेरे पापा पान नहीं खाते थे, सिगरेट नहीं, गुटखा नहीं, शराब नहीं, एंड हर किसी से भी आप इंडस्ट्री में पूछोगे तो दिल से ही वाज लाइक अ फादरली फिगर। बहुत सारे लोगों के लिए ये तो नहीं है। तो ये सीखना एक बड़ा ज़रूरी है, और अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी उसी नक्शे कदम लाइक पे अपने हैं। घर में कोई सीखने आ रहा है तो दे आर फैमिली, तो दे हैव टू बी ट्रीटेड द वे यू ट्रीट योर फैमिली। घर आना क्या है? बोलते थे घर आना, जो आपका सवाल था, घर आना। घर आना। तो वो बोलते थे जो शिष्य है वो हमारा बच्चा है, हमारे पास इसीलिए होता है कि उसका घर है। और हमारे बुजुर्गों ने जब तालीम दी, राजाओं नवाबों के उस्ताद थे वो, तो उस ज़माने में कोई फीस नहीं हुआ करती थी। आज तो एक मजबूरी है कि लेना पड़ता है, नहीं तो उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट। आई वाज टीचिंग सम 2 गाइज, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा था, उनके पास नहीं था। तो अब उनको मैंने क्लास को बुलाया। अब वो बोल रहे हैं गुरुजी, लास्ट मोमेंट में फ़ोन करके, गुरुजी गांव से कोई आ गया, उसको एसएल वर्ल्ड लेके जा रहे हैं। फ्री है ना? फ्री है, वैल्यू नहीं। तो मैं तो अब बोलता हूँ भैया तुम मेरी फीस देते हो, यू वैल्यू अमाउंट एंड प्रैक्टिस। तुम अगर अपने पैसे की वैल्यू करोगे तो अच्छा गाओगे, जरूर। तब कला की वैल्यू होगी। तो ये कोई है चीज़ आसानी से दे दो ना, तो लोगों को एकदम उसको लाइट ले लेते हैं। इसीलिए। और पहले पहले बुजुर्ग, ग्रांटेड जो बोलते हैं। हाँ, पहले बुजुर्ग You can't कैसे take होते things थे कि for वो granted. सिखाते थे तो कोई पैसा नहीं लेते थे। राजा नवाबों के उस्ताद थे, उस्ताद हद्दू खान साहब की हैं, सिंधिया महाराज जो थे वो एकदम से आ गए। तो देखा तो खान साहब ऐसे लेटे थे, और खाली लुंगी में, बनियान भी नहीं, और वो हाथ वाला पंखा 2-3 शागिर्द खींच रहे हैं। उस जमाने में दाढ़ी बड़ा होने का मतलब होता था परेशान। आज स्टाइल है, उस जमाने में परेशानी का एक चिन्ह था वो। तो वो आए तो राजा साहब ने देखा तो बोले अरे खान साहब, तो आइए आइए आइए। अच्छा, उनके घर में हाथी घोड़े बंधे हुए थे, बहुत बड़े उस्ताद थे, राजा नवाब लोगों के उस्ताद ऐसे होते थे। तो बोले खान साहब सब खैरियत तो है? बोले हाँ सब ठीक है अल्लाह का शुक्र। बोले मैं जो आपकी सेवा करता हूँ उसमें कोई कमी पड़ जाती है? कहाँ जाता है वो अंदर गए और दिल्ली वाली देग उठा के लाके रख दी, बोले सब इसमें घुस जाता है। तो वो बोले आपके तो एक ही बेटा है। उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने शागिर्द की तरफ इशारा किया, बोले तालीम घर में सबको जमा करो। 100 शागिर्द थे जो खा के सीखते थे, जिनको वो खिलाते बोले थे। गिनवाया, बोले राजा साहब गिनिए, देखिए ये 100 हैं, एक वो भी है जो गाय बजाए वही हमारा बेटा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था पहले, घराना जो है ये कॉन्सेप्ट था। मेरा सवाल भी था कि घराना एक्चुअली क्या होता है। क्योंकि इतने सारे घराने हैं, और मैं भी उनमें से हूँ, जो कभी कभी कोई चीज़ों को नहीं जानते तो हम उसको जानने की एक्टिंग करना सीख लेते हैं। सही है। क्योंकि अगर आप जानने की एक्टिंग कर पाओ तो आप थोड़े से एजुकेटेड या स्मार्ट फील करते हो। इसको लेके मेरे पापा बोलते थे आजकल जो क्लासिकल म्यूजिक हो रहा है वो उसका बड़ा मार्केटिंग हो गया है। वो 5,000 10,000 का टिकट लेके आगे बैठे, और वो क्यों गए हैं कि कल वो बोलेंगे कि हमने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां को सुना, कल हमने उस्ताद जाकिर हुसैन को सुना, ये अपने सर्कल में बताने को कि मैं वहां सुनने गया था। टिकट भी रख लेते हैं। टिकट भी अब तो और आसान हो गया, फोटो खींच कर डाल दिया। हाँ, तो वो ये शो देखा वो था। क्योंकि मैं गया था वो उसका इंपॉर्टेंस है, जबकि उनके पल्ले एक भी नहीं पड़ा। नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, मैं नेहरू सेंटर में एक शो देखने गया था, तो एक आदमी सबसे ज़्यादा तारीफ कर रहा था। अब मैं उसको देख के थोड़ा सा खुश हो गया, यार अपने क्लासिकल म्यूज़िक लोग सुन रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं पीछे से फिर आगे जाके बैठ गया साथ में, तो एक उसकी कुर्सी के बराबर में खाली थी, मैं जाके बैठा तो सुन रहा है वाह 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 वाह। फिर मैंने उससे बोला कौन सा राग गा रहे हैं ये? तो बोलता है मैं थोड़ा सा लेट आया था, अनाउंसमेंट सुना नहीं मैंने।
तो ऐसे लोग हैं। पहले ना एक चीज थी, मेरे पापा ने अपने उस्ताद से, ताया जी से पूछा, अब्बा हम आकार में रियाज क्यों करते हैं? और उस जमाने की सोच देखो उन लोगों का। आकार मतलब जो लोग आकार पूछते में हैं ना, ये क्या हो रहा है, तो आकार That's में called आकार। बोले अब्बा हम लोग आकार में रियाज क्यों करते हैं? तो उन्होंने क्या अच्छा जवाब दिया, वो बोले बेटा हम आकार में निराकार को साकार करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है। तो वो लोग आध्यात्मिक लोग थे, आकार में निराकार को साकार करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है। तो सर मैं ना मैंने बड़ी 2-4 लोगों से बात की, थोड़ी कुछ भी खुद भी पढ़ाई की, कुछ हमारी एक टीएमपी कम्युनिटी है जिसमें काफ़ी लोग हमको सवाल भेजते हैं, उनसे मिलके मैंने बहुत सारे सवाल तैयार किए। तो पहली बात तो अगर कोई उच्चारण में गलती हो या कुछ वर्ड में गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करना। और कुछ सवाल बहुत बेसिक्स भी है, क्योंकि बहुत सारे अपकमिंग बच्चे भी हैं जिनको शायद शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो भी देखेंगे। तो कुछ सवाल बहुत बेसिक भी है। तो सबसे पहला सवाल है कि क्लासिकल म्यूजिक में जर्नी किसी भी इंसान को शुरू कैसे करनी चाहिए? देखिए एक चीज़ है कि जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कोई सवाल नहीं होता कि कहाँ से जर्नी शुरू करना है। पढ़ना है, शुरू करना है वहाँ से, तो साल लगा के शुरू करना है, वहीं से शुरू होती है जर्नी। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो अपना दिमाग बना लेना है कि हमको करना है, फिर वहीं आ गई बात कि अगर हमको करना है तो फिर शुरुआत सब दिख जाती है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पिच परफेक्ट कैसे हो सकते हैं? रियाज से। बिना रियाज के नहीं होगा। उसके लिए कुछ अलग रियाज होता है, क्योंकि रियाज भी एक वर्ड है। जैसे कुछ लोगों के लिए, मान लीजिए जो जानकार नहीं है, उनको लगता है कि जब हम आकार की बात करते हैं वो रियाज है, बट रियाज भी सिर्फ एक तरीके से नहीं होता, काफी तरीके देखिए होते हैं। आकार जो है वो ऐसा है कि सरगम जो होती है वो दीवार जो है बगैर ईंटों के नहीं चुनी जा सकती। सरगम दीवार है और आकार उसके ऊपर प्लास्टर है, क्योंकि आप जब आकार में भी गाते हो तो उसके पीछे एक सुर होता है। आप ये ना केवल आप ये आकार में या कोई भी आप बॉलीवुड का भी गाना लो तो कंपोजिशन जो होता है उसके पीछे सुर ही होते हैं ना। करेक्ट। तो वो दीवार है, तो सुर की जब तक पकड़ नहीं होगी तो कोई पिच परफेक्ट। सुर ज्ञान इज इम्पोर्टेंट। तो जब तक पहले सुर का ज्ञान होना है। प्लस कैसा हो गया, अभी हमने एकेडमी, पापा तो सिखाते ही थे सब कुछ था, बट अभी एक स्ट्रक्चर्ड एकेडमी भी हमने शुरू की है, उस्ताद उल हमसफ़ा खान एकेडमी के नाम से। एंड उसमें डेफिनेटली अब बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं और सीख भी रहे हैं लोग, बट हमारे वहाँ थोड़ा सा अलग हम लोग का एक प्रोसीजर है, सिखाने का तरीका है, जो हम सबसे पहले पापा बोलते थे कि एक ही आदमी गा रहा है, उसकी बेस में अलग लग रही है आवाज़, ऊपर अलग लग रही है आवाज़, बीच में अलग लग रही है आवाज़, इट हैज़ टू बी सेम। तो उसके लिए रियाज, सबसे पहले आवाज़ बनना ज़रूरी है। तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप जब तक फाउंडेशन नहीं डालोगे तब तक बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? तो फाउंडेशन डालना इज इम्पोर्टेंट। आज के सीखने वालों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सीधा भागना चाह रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि पैर कमज़ोर हैं। पहले पैरों फोकस ये होना चाहिए कि पैर हम अपने मजबूत कर लें पहले, फिर धीरे धीरे आदमी चलता है, फिर भागता है। आज सीधा लोग भागना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप गा के बता सकते हैं? मैं इसलिए भी इस पे फोकस कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो शायद ये पॉडकास्ट देखेंगे और वो अपने बच्चों को ना सही तरीके से तालीम देने की कोशिश चाहते हैं। प्रैक्टिकल ऐसे बात करने में और प्रैक्टिकल बताना थोड़ा सा वो है, मुश्किल है। देखिए जैसे एक चीज़ है कि जब कोई बच्चा आता है तो कोई डॉक्टर के यहाँ जब मरीज जाता है, उसको सर दर्द है तो उसको सर दर्द की ही गोली दी जाएगी, बुखार की गोली उसको फायदा नहीं। अभी अगर आप बताइए आपके दर्द कहाँ है तो फिर तो बताया जाएगा क्या करना ये है। एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है कि किसी को कोई रिक्वायरमेंट है, कोई बहुत ऊंचा गा रहा है, उसका बेस ही नहीं है, तो हम उसको बेस के हिसाब से रियाज कराएंगे। कोई नीचे गा रहा है, ऊपर गा ही नहीं रहे, तो ज़्यादातर आपने इंडस्ट्री में भी देखा होगा जो ऊंचे गाने वाले हैं वो कैटेगराइज्ड हैं कि भाई ये हाई गाना तो यही गाएंगे, ये लो गाना तो यही गाएगा, इतने रेंज में यही गाएगा। तो वो नहीं, पापा बोलते थे गाना जो है, आवाज़ जो है उसको रबड़ की तरह होना चाहिए, खींचना चाहिए उसको। अगर आप आराम से खींचते हो तो ऐसे ही आएगी, और झटके से खींचोगे तो टूट जाएगी। मैंने एक चीज़ इतने दिन से सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा गाता भी हूँ, मैंने इतना तजर्बा किया कि जैसे सी शार्प सुर है, उसकी मध्यम या शुद्ध वाली लग जाए और शुद्ध मध्यम ऊपर की तार सब तक की लग जाए, मतलब वो स्ट्रक्चर्ड वॉइस है।
उसके बाद उसमें आवाज़ बनाने को और रियाज करके उस थोड़ी सी आसानी होती है। मेरा मानना यह है, मंद्रा सप्तक का माँ और तार सप्तक का माँ, ये रेंज में आवाज़ एक सी लेवल से लग जाए बस, उसके बाद सारी कहानी बहुत आसान हो जाती तो है। वही रियाज कराते हैं हम लोग और हम बताते हैं कि इसको अब कैसे जो क्या आपका करना सवाल है उसका जवाब मैं प्रैक्टिकली कोई बैठा हो तो जब ही दे सकता हूँ। सीखता हुआ शागिर्द जब बैठते हैं तारसिम को गवा दो। और मैं जैसे अभी बहुत देर पहले एक टॉपिक में मैं हर शागिर्द से, जैसे इन्होंने भी बोला, मैं हर शागिर्द से बोलता हूँ कि तुम मेरे उस्ताद हो, क्योंकि हमें उनसे सीखने को मिलता है, जैसे इन्होंने बताया। तो मैं बहुत ब्रॉड माइंडेडली बोल देता हूँ तुम मेरे उस्ताद हो। एक मैं आपको किस्सा सुनाऊं। मोहम्मद इरफान जो है मेरा शागिर्द है, वो जब मेरे पास सीखने आया तो मिलने आया, तो जब मैं उसके साथ बैठा तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, सडनली आई वाज इन टीयर। आई सेड यार तू गलत जगह आया, तू कहीं और सीख, गलत जगह आ गया। बोला नहीं, मुझे तो आपसे ही सीखना है। मैंने फिर दुआ करना अल्लाह से कि तेरे नसीब का दे दियो। तो फिर सीखा, अल्लाह का शुक्र है। फिर वो सारेगामा से आया था, तो तब इस्माइल भाई ने उसको बोला था कि वॉइस बहुत पतली है तुम्हारी, ये है वो है। फिर वो बच्चों को सपोर्ट करने सारेगामा में गया, तो उसने खुद आके मुझे बताया कि मैं वैनिटी में जब गया तो इस्माइल सर ने मुझसे बोला आवाज़ में बेस वेस आ गया, कहाँ सीख रहे हैं? तो बोला है कि मैं मुर्तज़ा भाई के पास सीख रहा हूँ। बोला आप गया ना सही जगह। तो इस्माइल भाई प्यार करते हैं हम लोगों को। तो हम लोग को थोड़ी पापा की ब्लेसिंग है और कोशिश करते हैं, बाकी तो सारे ऊपर वाले के हाथ में है। हमने एक्चुअली, हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हम दोनों ने म्यूज़िक बड़ी यंग एज से शुरू किया, 3.5-4 साल की उम्र से। और हम बड़े खुशनसीब थे कि दादाजी से हमने शुरू किया, जिनसे पापा ने भी शुरू किया था। तो हम वहाँ से जर्नी शुरू हुआ हमारा सीखने का। अब वो हमारे बीच में कंपटीशन लड़ा देते थे। कभी इसको बोलते थे अच्छा गा रहा है, तू क्या कर रहा है, ये देख कैसा गा रहा है। कभी इसको बोलते थे ये देख कैसा गा रहा है। पिटाई भी करते थे खूब। और पिटाई भी होती थी। अच्छा, अब उन्होंने हमें बोल दिया, उस उम्र में भी वो सुबह 6 बजे उठा के रियाज कराते थे हमें। उस जमाने में बहुत मुश्किल होता था, लेकिन वो कराते थे। और वो सबसे पहले हमें उठा के, और बांद्रा में हम लोग रहते थे, कार्टर रोड पे ले जाते थे, तो वो वॉक कराते थे पहले हमें, फ्रेश हो जाए। फिर आके घर पे बोलते थे जाओ नहाओ जाके, क्योंकि अगर गाना है तो एकदम नहा धो के, ऐसे मेरे पापा भी रियाज बोलते करो। थे कि जैसे पूजा ध्यान- करने के लिए ध्यान- ध्यान करते हैं, नमाज के लिए वजू करते हैं, उसी तरह गाने बजाने की भी के लिए नियत भी है। बहुत अलग एक वो होना चाहिए माहौल। ये संत लोगों के थॉट्स होते हैं ये। तो वो हमें बिठाल के और सिखाते थे। एक साथ में रियाज कराए हमें एक दूसरे को। कभी इनको बोला वाह क्या बात है, और मुझे डांट दिया। कभी मुझे बोला इनको इनकरेज करने को कि मेहनत करें दोनों। फिर वो बिठाल के पापा को एक दिन बोले खां साहब पैसे लगते हैं सिखाने के। पापा को बोल रहे हैं, दादाजी पापा को बोल रहे हैं। खान साहब पैसे लगते हैं सिखाने के। बोलिए जी अब्बा हुजूर बोलिए क्या क्या नजर करना है मुझे। तो वो मतलब वो मजाक करके पैसे दो, इनका खाना पीना अच्छा बनना है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, इनका खाना पीना अच्छा बनना है। अपने हाथ से दूध गर्म करके देना, ड्राई फ्रूट्स खिलाना, हमारे ऊपर ध्यान रखना कि ये अच्छा खाएं। तो हम लोगों को रियाज वैसे कराया। फिर हम लोग को छोड़ देते थे कि जाओ खेलो थोड़ी देर। अब उन्होंने बोल दिया कि भाई 11 बजे आना है, और हमें 11:11 हो गया। तो एक हाथ में संटी पीछे है, फिर धुलाई होती थी। आजकल बच्चों को मुश्किल है, हम अपने बेटे को भी नहीं मार सकते। आज आपने उसी का बदला लिया। किससे? हम लोग से। अच्छा, हमारी किस्मत में ऐसा रहा, हमने भी कोशिश की दादा से सीखना। हम दोनों बैठते थे तो हम फास्ट गाते थे। जैसे वो सरगम बता रहे सारे गामा, तो हमने सारे गामा हम जल्दी करते थे। और हम लोग दोनों लड़ते थे, तो वो मुझसे तेज़ गाने की कोशिश कर रहा है, मैं उससे ज़्यादा तेज़। तो हमारे दादा बोलते थे बेटा सारी तैयारी तुम घर में दिखा दोगे तो बाहर क्या गाओगे। और हमारे पिटाई का यंत्र एक और था उनके पास, वो ये था, इससे मारते थे। इससे मारते थे। और बहुत ही ये भी मतलब सुरीली मार थी। बहुत मतलब कमाल होता था। वो एक अजीब चीज थी। मतलब वो इतने एनर्जेटिक थे कि अगर हम लोग दीवार कूद के भागते थे तो वो भी कूदते थे हमारे पीछे। तो बड़े लेट वगैरह भी अच्छा चलाते थे दादा हमारे। तो वो गाते तो पुराने थे। लोग थे, रियाज करे हुए, और मालूम था कैसे सिखाना है क्या है, तो वो छोड़ते नहीं थे बिल्कुल। मेरे को तो एक्चुअली ऐसा लगता है मैं सवाल पूछ रही नहीं, ये बातें चलती रहे। इसी में मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को इसी में मिल रहा है। होप आपके दर्शकों को भी पसंद आई ये बात। अरे 100% सर है।
बिगिनर्स के लिए रियाज करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? सबसे अच्छा समय सुबह का, उठते ही। कोई ब्रश स्पेसिफिक रीजन उसके लिए? नहीं, सुबह में आवाज़ बड़ी अच्छी होती है। उसके अलावा एक चीज है, पापा बोलते थे जिसकी सुबह जल्दी होती है उसकी शाम देर से होती है। फिर दिन में एक बार जब सुबह में जब आप उठते हैं जल्दी तो आप थोड़े फ्री भी होते हैं, फिर उसके बाद दिन भर की भागदौड़ सुबह में कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एकदम फ्रेश होते हो ना आप। करेक्ट। दैट्स द बेस्ट टाइम। दिन भर काफ़ी दुनियादारी की उलझनों में आ जाता है आदमी। फिर 11 बजे के फ़ोन बजना शुरू हुए। नहीं, उसके अलावा भी अगर आप सुबह में रियाज शुरू करते हो तो आपको वो एडिशनल टाइम मिल जाता है, यू कैन मैनेज योर सेल्फ। और सुबह में खरज का रियाज करते हैं, मंद्र सब तक नीचे के सुरों का, और सुबह में खरज की आवाज़ बहुत अच्छी होती है। बहुत फ्रेश होती है। और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो जॉब करते हैं, अब क्या है कि घर चलना भी जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन उनको म्यूजिक के प्रति प्यार है, मजबूरी है कि वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनका घर चलाना है, बीवी बच्चे हैं, बहुत लोग काम करते हैं। उनके लिए कुछ सजेशन दे सकते हैं कि कुछ बेसिक चीजें जो करें? पापा से एक एमडी थे कंपनी के, वो सीखते थे, वो जिम विम भी जाते थे, बंगाली दादा थे, वो जिम वगैरह भी जाते थे और ऑफिस जाते थे सुबह उठ के। तो वो आके एक दिन पापा को बोले, हाँ साहब थक जाता हूँ एकदम ही, मैं सुबह ही सुबह 9-8 बजे निकलना होता है ऑफिस के लिए, और फिर आता हूँ जिम विम करता हूँ, फिर हिम्मत ही नहीं होती रियाज करने की। तो पापा बोले एक काम करो, और बोले बहुत स्ट्रेस रहता है मुझे। तो पापा बोले आज कल से तो अब तो एक काम करेगा। बोले क्या उस्ताद जी? बोले नहाना, जाने से पहले कम से कम 15 मिनट रियाज करना, और जैसे घर आए फ्रेश होके फिर 15 मिनट रियाज करना। उन्होंने चालू किया, फिर पापा बोले स्ट्रेस मेरा कम होने लगा गुरु जी। तो बोले जब तुम सुकून से, बिकॉज हमारा म्यूजिक जो है वो एक मेडिटेशन का पार्ट है। तो और एक चीज़ बोलते थे पापा कि जिस चीज़ से तुम अपने आप को सुकून नहीं पहुंचा सकते, दूसरे को क्या पहुंचाओगे? तो आर्टिस्ट को पहले अपने आप को सुकून देने के लिए रियाज करना है, फिर दूसरे को सुकून तो पहुंच ही जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, तो अगर आपको सीखना है तो आप किसी भी टाइम अगर शुरू करो, 10 मिनट निकाल के, 20 मिनट निकाल के, शुरू में यू हैव टू डू दैट, और जब उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो ऑटोमेटिकली आप एनकरेज होते हो और करने को, फिर आप टाइम ढूंढते हो उसको करने को। दो चीज़ें हैं, इधर यू वांट टू डू इट प्रोफेशनली और या अपने सुकून के लिए करना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी घर में सीखते हैं जो बहुत बड़ी कंपनीज में सीईओज हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं सीखने, बोलते हैं यार हम लोग एंजियोप्लास्टी और ये सब कर करके या ब्रेन सर्जरी करके हम लोग को बहुत स्ट्रेस हो जाता है, ऐसा हो जाता है वैसा है। तो दे स्टार्ट लर्निंग एंड वो टाइम निकाल के आते हैं और बोलते हैं हमको बहुत सुकून मिलता है। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल फॉर पीस ऑल्सो दे कम। अब वो ज़रूरी नहीं अपने घर जाके रियाज करेंगे, बट जब साथ में बैठे होते हैं तो उनको पीस मिलता है एंड देन दे लिसन टू म्यूजिक ऑल्सो। अच्छा, सीखने में वो म्यूजिक समझने की भी कोशिश करते हैं, तो वो अपने घर में सुन तो सकते हैं, गाड़ी में बैठे हैं कहीं कोई सर्जरी के लिए घर से हॉस्पिटल जा रहे हैं तो दे कैन लिसन। सुनने से भी बहुत कुछ आपको पीस मिलता है। एक गाना नौशाद साहब ने लिखा था और पापा को गवाया था, उसके बोल कमाल है। कैसा अद्भुत जगत रचाया, संगीत से तूने सजाया, सुर संसार रिखब है रब, गंधार ज्ञान की माया, मध्यम मानो गिरजा मंदिर दोनों एक समान, पंचम के पर्दे में पल पल छुपा रहे भगवान, धैवत से सब धरती धमके, निखात नूर की छाया। तो पूरा सारे गाँव पाधा निशा का सारे पूरा गाँव निचोड़ आ गया, पूरा एक वो आ गया। बहुत कुछ है सीखने के लिए। बिल्कुल, तो एवरी डे इज लर्निंग, एवरी स्टेप इज लर्निंग। तो अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखते, तो उन सबका ये सवाल भी होता है कि देखो यार, हम जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारा तो काम बिना सीखे भी चल रहा है। नहीं, एक गाड़ी का ब्रेक फेल होता है, चलती है ना वो, आखिर क्या होता है उसका? उनसे हमारी तरफ से ये सवाल कीजिए कि जब आप सब नॉलेज वॉलेज सब खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या करते हैं? जितने दिन चलता है वो चलता है, आंधी के बेर होते हैं ना, वो गिरते हैं। तो हम कुछ ऐसा बजा सकते हैं कि एक 12 साल का बच्चा है, वो बेचारा, उसको जो दुनिया में दिख रहा है वो वैसे ही समझ रहा है, और उनको अगर हम ये समझाना चाहें कि आपको क्लासिकल म्यूजिक क्यों सीखना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहिए। अभी 90% लोगों को क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखना है, नहीं गाना है। सीखना तो छोड़ दो, सीखना मुश्किल सबको है, इसलिए नहीं गाना, बहुत ऐसा नहीं कि मुश्किल नहीं चीज़ गाना है। देखिए आज कैसा है ना, पापा हमेशा बोलते थे कि जैसे गाने बनते हैं, अभी वो अल्ताफ राजा का गाना आया था, कौन सा था वो? तुम तो ठहरे। तुम तो ठहरे पड़ते, तो ऑटो वाले चलते। पापा बोलते थे ऐसे गाने इसलिए चलते कि ऑटो वाले भी गा रहे हैं,
फेरी वाले भी गा रहे हैं, ये चीज़ें चलती हैं। तो आपको क्लासिकल गाने की ज़रूरत नहीं, आपको जो गाना है वो गाइए, बट आपको बेस तो चाहिए ना, उसके लिए आप सीखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आके आप जो बोल रहे हो ना कि हम तो चल रही है, हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है, सबको सीखने की ज़रूरत है। ये एकदम गलत एटीट्यूड है कि ठीक है अभी एक गाना मिल गया गा लिया, उसके बाद आपको ये नहीं पता कि आपको गाने में सांस कहाँ लेना है, आपको ये नहीं पता कि आपको गाने में तोड़ना कहाँ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टेक्निक्स हैं गाने की, ये सारी चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है। आप सारेगामापाधानीसा जब गा रहे हैं तो उसमें आपको सांस कहाँ लेना है, या तो आप सांस रोक के गा रहे हैं तो आपकी कहीं ना कहीं आवाज़ हल्की कम पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। आप क्लासिकल म्यूजिक सीखिए, गाइए मत अगर नहीं गाना है। देखिए, आप गाइए जो आपको गाना है। तो हम लोग जो सिखाते हैं, जो हमारे घर में, मैं तो नहीं सिखाता हूँ, ये भाई सिखाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कहाँ सांस लेना है, कहाँ सांस छोड़ना है। आपके अंदर सांस नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है सांस। आपको सांस आती नहीं है, आप सांस रोकिए तो आपकी सांस कम होगी। आप रियाज करिए सही तरीके से, सही अगर रियाज कराया जाएगा तो आप नॉर्मली सांस रोक के देखिए आप कितनी देर रोक पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। गाना जो है, हमारी आवाज़ जो है वो बड़ी साइंटिफिक चीज़ है। यहाँ से नाभि से चलती है, यहाँ बैंग होती है, दिस इज़ द मेन गेट, और ये उच्चारण के लिए है। जब ये ब्लॉक होता है तो मैं हाँ दर्शन जी कैसे, ऐसी हो जाती है आवाज़। तो ये फ्लो है। अब जब हम गाना गाते हैं तो आपने सुना होगा, है ना, इधर से गा रहे हैं, चेस्ट वॉइस है ना, और हेड वॉइस, ये सब चीज़ें हैं। रियाज करने से खुद ब खुद ये डेवलप हो जाती है, अपने आप आवाज़ ढूंढ लेती है रास्ता। क्योंकि आवाज़ जो है आपकी सांस है और कुछ नहीं है। और उसमें भी एक चीज़ है, कभी कभी गाते गाते हम लोग पूछते थे पापा को, सांस कहाँ लें पापा, सांस कहाँ लें? बोले सोते हो तो सोचते हो तुम कहाँ सांस लेना है। खाली एक बात याद रखो कि जब तुम कोई अल्फाज बोल रहे हो तो अल्फाज को काट के सांस नहीं। मैं जैसे बोलूँ तार समझी, तो वह तार उसका अर्थ ही खत्म हो गया। तो उसको मैनेज करना होता है, थोड़ा सा वो टेक्निकली मैनेज होता है, वो रियाज से होता है सब। लेकिन सांस तो अल्लाह ने की दी हुई, वो तो अपना काम करती है, जहाँ लेना है वो होती है। और उसके साथ साथ क्या है, गाना बजाना जितना आप करोगे उतना ग्रो होता है, सांस आपकी बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है। क्योंकि जब मैंने अब सात अलग गा रहा हूँ, जब मैंने रे गाया तो अब मेरे 2 नोट्स बच गए, रे और सा वापस आया मैं, तो ये 2 नोट बढ़े, तो इतनी मेरी सांस बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको ग्रो करता हूँ, उतना उतना मेरा स्टेमिना बढ़ता जाता है। और वो रियाज से ही मुमकिन है, ऐसे नहीं मुमकिन है। और कितने घंटे रियाज करना चाहिए किसी क्योंकि घंटों का ऐसा है कि जितने आप कर सको। अब आपने बोला ऑफिस जाते हैं लोग, तो उनके पास जितने घंटे उतने घंटे रियाज करें, और जिसका यही काम है तो जितना हो सके करे, जितने में उसके गले को कष्ट ना हो। हाँ, रियाज उतना होना चाहिए कि गला क्या होता है, स्ट्रेन लाइक डाइटिशियंस होते हैं, वो बोलते हैं आप थोड़ा थोड़ा खाओ, ऐसे ही मेरे पापा भी बोलते थे थोड़ा थोड़ा गाओ, उसको मल्टीपल करो, और जब आप उसको जमा करोगे तो बहुत सारा हो जाता है। आपको जब वक्त मिले गाओ, रियाज करो। और ये कोई एक दिन के नहीं, इस पे तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। शास्त्रीय संगीत क्यों बोलते हैं, शास्त्रीय क्यों बोलते हैं संगीत? ये गलत है। पापा बोलते थे ये कहाँ देखा है तुमने कि क्लासिकल वाला लेके शास्त्र बैठा है और गा रहा है, लाइट वाले लेके बैठते हैं वो है शास्त्रीय। ये शास्त्र कहाँ है? किसी क्लासिकल वाले को देखा आगे किताब रखी है, वहां से नोटेशन देख के पढ़ रहे हैं? नहीं, बोल दिया शास्त्र। किसी ने बोला और वो बोलचाल में आते आते आ गया वो टर्म एक खाली सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन उसका डिटेलिंग में मतलब उसका देख के कोई नहीं गा वो रहा नहीं है, बैकग्राउंड हमारी जो गायकी है इसको ख्याल गायकी बोलते हैं। ख्याल के मायने, ये पर्शियन अल्फाज है, ख्याल के मायने इमेजिनेशन। अब 7 सुर हैं, तो इस 7 सुरों का मेरे ऊपर क्या प्रभाव है, मैं उसको वैसे व्यक्त करूंगा। इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर, आपके ऊपर, इनके ऊपर, जिसके भी ऊपर क्या उसका है। जैसे मैंने बोला सारे गा, मेरे हिसाब से इन्होंने बोला रेसा गा, उन्हें गा रेसा, रेगा सा, वही 3 सुरों का है, अपनी अपनी इमेजिनेशन कॉम्बिनेशन से। और ये जो है ना, ये ख्याल ये अल्लाह देता है। गाना बजाना वही अच्छा होता है जो ऑन द स्पॉट हो, रटा हुआ तो तोता गाता है, पढ़ता है। शास्त्र के ऊपर याद आया, माय फादर इज़ द ओनली आर्टिस्ट इन द कंट्री। हमारे मुल्क में सिर्फ अकेले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एंशिएंट म्यूज़िक के ऊपर काम किया, रिसर्च किया कैलाश चंद्र बृहस्पति जी के साथ में, एंड उसको बाकायदा गाया। जो लोग सिर्फ जिसके बारे में पढ़ा था लोगों ने, उसको पापा ने गाया, और शायद 26 साल की उम्र थी उनकी
सेंट्रल संगीत नाटक एकेडमी में वो 7 रिकॉर्ड्स प्रिजर्व हुए हैं. इट्स कॉल्ड बृहदेशी नाट्य शास्त्र, जो संगीत रत्नाकर और बृहदेशी. तो ये संगीत नाटक एकेडमी में प्रिजर्व्ड है. तो पापा अकेले आर्टिस्ट हैं जिसने उसको रिसर्च किया और गाया, मतलब बृहस्पति जी के साथ में. और उन्होंने ये बताया कि उस दौरान जो था वो उन्होंने ये सोचा कि ये शास्त्र का है, इट वाज रिलीजियस समथिंग ना, तो उन्होंने लहसुन और प्याज छोड़ दिया 6 महीने कि इस काम को इसकी ज़रूरत है, तो आई विल लीव दैट वाज हिज डेडिकेशन. तो बृहस्पति जी क्योंकि गवैये नहीं थे, उनको उसके ऊपर काम करना था, तो वो पूरा ढूंढ रहे थे कि किससे गवाऊँ उस दौर में, किस सिंगर को बोलूँ, किससे. तो बहुत से लोगों को उन्होंने ऑडिशन किया, चीज़ें की. फिर उन्होंने पापा को कहीं सुना था, तो बोले ये बच्चा जो है ये करेगा. ये हुआ था कानपुर में एक जगह पे, पापा गा रहे थे और उन्होंने एक तान मार के सा और कोमल रेखब के बीच में कहीं श्रुति पे रोक दिया. वो श्रुति का ही है, वो श्रुति का ही काम था. तो उन्होंने उनको सुनाया कि भैया ये कहीं बीच में रोका था इन्होंने. तो उन्होंने ये बोला कि ये मेरे काम के हैं. तो मेरे नाना जी के जो बड़े भाई थे रामपुर में, बृहस्पति जी रामपुर के थे, उन्होंने उनको एक लेटर लिखा कि भाई आपके दामाद हैं ये और मैं इनके साथ जोड़ के काम करना चाहता हूँ. वो गाते तो नहीं थे बृहस्पति जी, वो स्कॉलर थे और वो किताब लिख रहे थे, उसके ऊपर काम रिसर्च वर्क कर रहे थे. तो पापा को उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ. तो उन्होंने पापा को लेटर लिखा कि बेटा ऐसे से मेरे एक दोस्त हैं कैलाश चंद्र बृहस्पति, ये ऐसे एंशिएंट म्यूजिक पे काम कर रहे हैं, इनके साथ जुड़ जाओ तो उनका काम हो जाएगा. तो पापा बोले ठीक है आपका जो हुक्म. तो लखनऊ, इंडिया में 5 रेडियो स्टेशन हुआ करते थे, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और लखनऊ. तो 58 में पापा ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से गाते थे. 31 बॉर्न थे, 58 से वहाँ से गाना शुरू किया था. तो लिफ्ट में वो ऊपर जा रहे थे कुछ, जब वो काम शुरू था तो बृहस्पति जी मिल गए. तो देख के पापा को बोले गुलाम मुस्तफा खान साहब. पापा बोले जी. बोले कैलाश चंद्र बृहस्पति आपको लेटर आया था? बोले हाँ. तो बोले कब से मिल सकते हैं आप? तो बोले आप बताइए कब से. फिर वो जुड़े और वो काम हुआ पॉसिबल. जब पापा कर रहे थे उसको, तो उस टाइम में क्योंकि एक मुस्लिम आर्टिस्ट थे, तो दूसरे लोगों ने बोला ये शास्त्र म्यूजिक के ऊपर है, शास्त्र का काम है, एक मुसलमान से तुम. तो बोले तुम गा के दिखाओ. बोले पूरे हिंदुस्तान ढूंढ के आ गया, मुझे कोई मिला ही नहीं इससे अच्छा. तो पापा को चुना था अल्लाह ने उस चीज़ के लिए कि आप करोगे ये काम. मेरे ख्याल से वो बोलते हैं ना कि म्यूजिक की ना कोई भाषा होती है ना कोई धर्म होता है. बिल्कुल, हमारा म्यूजिक तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट तो उन्होंने यही बोला बृहस्पति जी ने कि मैं तो मतलब कितने लोगों के साथ कोशिश की मैंने, इससे अच्छा तो कोई भी नहीं कर रहा है. True. तो ही वॉज द चोजन वन फॉर दैट ऑल्सो एंड ही इज द ओनली आर्टिस्ट इन द कंट्री. तो बहुत लोगों ने ये बोला है कि जैसे हारमोनियम एक इंस्ट्रूमेंट है, वैसे भी गला भी एक इंस्ट्रूमेंट है. मैंने बोला ना गात्र भी ना. करेक्ट. और उस इंस्ट्रूमेंट को तैयार करने के लिए बहुत सारे टेक्निकल टर्म हम सुनते हैं. एक्सप्रेशन, ट्रेबल, नीड, गमक, विब्रेटो, पिच, राग की पकड़, इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ बता सकते हैं? सबसे पहले सुर है, और सीधा जब हम गाने लगते हैं, पहले सीधा गाना. हमारे यहाँ वॉइस कल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. तो पहले तो उसको सीधा है. आप जब देखते हैं बच्चा जब छोटा होता है तो वो जब खुद चलता है तो आड़ा टेढ़ा चढ़ के गिर जाता है. करेक्ट. फिर उसके माँ बाप उंगली पकड़ के चलाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा बैलेंस होके चलने लगता है. फिर वॉकर में डाल दिया जाता है. फिर वही बच्चा मैराथन विनर हो जाता है. तो ये स्टेप्स हैं रियाज करने के. जब आपका सीधा सही हो जाता है तो उसमें फिर मॉड्यूलेशंस आराम से आते हैं, फिर उसके ऊपर रियाज होता है. और फिर वो एक्सप्रेशंस और वो सारी चीज़ें ना गा गा के जैसे स्टूडियो में आप गए और फिर आपको सब कुछ समझ में आने लगता है. शुरू में बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं, एक चीज़ मैं कोट करूँगा पापा की अगेन, कि वो बोलते थे एक वर्ड है खा लो. अब वो खा लो जो है वो अगर मैं छोटे बच्चे से बात करूँगा तो मेरा एक्सप्रेशन अलग होगा. खा लो, बहुत लाड़ करूँगा उसका. और किसी को मैं डांटने के तौर पे, कोई नहीं सुन रहा है, खा लो, तो वो वर्ड एक ही है, उसका एक्सप्रेशन कहाँ यूज़ होना है वो सारा चेंज हो जाता है. तो ये मेरे पापा खा लो वर्ड को ही काफ़ी वो करते थे, तो मैं वो कोट कर रहा हूँ. तो एक्सप्रेशंस जो हैं, तो जिस चीज़ के जो वर्ड्स पे जैसे जहाँ पे जो ज़रूरत है, इमोशंस जहाँ पे जो ज़रूरत है, एंड आप गा गा के आपकी समझ में आ जाता है कि आपको कहाँ क्या देना है. अब जैसे रॉक म्यूजिक है, यू हैव टू बी वेरी लाउड. एग्रेसिव होना होगा. एग्रेसिव है वो.
और आप अगर सूफी गा रहे हो या ख्याल गा रहे हो तो उसके एक्सप्रेशंस, आपकी आवाज़ से एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, और जो अल्फाज हैं वो खुद अपने आप एक्सप्रेशंस क्रिएट करते हैं। अल्फाज से ही बनते हैं एक्सप्रेशंस, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पापा बोलते थे गाना जो है सुर में बात करना, वो गाना है। एग्जाम्पल दे सकते हैं कुछ? अभी रोमांस, अगर आप रोमांस की बात करें, एक फील की बात करें, इमोशंस की, तो गाना भी एक फील है। तो ये एक ठुमरी है पापा की, ये पहाड़ी में। 1984 में पापा कनाडा में थे और बहुत ज़्यादा स्नो हुआ था, तो सेंट्रल हीटिंग थी, तो इंडिया के लोगों को वो सब जमता नहीं है। तो वो रात में तो पापा और एक म्यूजिशियन ऊपर रूम में थे पापा के दोस्त के घर पे, तो वो उनको एक थॉट आया, वो एकदम ही स्नो था और बहुत हीट हो रहा था, उनको अनईजी फील हो रहा था, उन्होंने खिड़की खोल के मुंडी बाहर निकाल ली। तो उनके फ्रेंड आए, बोले अरे खान साहब क्या कर रहे हैं, बीमार हो जाएंगे। तो वो बंद जब किया तो उनके कॉन्सेप्ट आया, बोल आए उनके कि बातों बातों में बीत गई रात, सजन तुम उनको रूठ अम्मी गए की याद बोलो भी ना। आई उस टाइम में। उन्होंने बताया कि मुझे तुम्हारी माँ की बहुत याद आई, बहुत दिन हो गए थे, टूर करा था मैं यूएस और कनाडा वगैरह। तो बोले ये बोल आए, बातों बातों में बीत गई रात, सजन तुम रूठ गए बोलो ना, तुमरे रूठे जियारा व्याकुल, काहे ना कीनी मुंह से बात, सजन तुम रूठ गए बोलो ना। बातों बातों में बीत गई रात, सजन तुम रूठ गए बोलो ना। बोलो ना, पूछ रहे हैं ना, एक्सप्रेशन। बातों बातों में बीत गई रात, सजन तुम रूठ गए बोलो ना। रूठे जिया व्याकुल, तुमरे रूठे जिया व्याकुल, काहे न कीनी मुझसे बात, सजन तुम रूठ गए बोलो ना। तुमरे रूठे जियारा व्याकुल, काहे ना कीनी मुझसे बात, सजन तुम रूठ गए बोलो ना। तो पूछ रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन है, बोलो ना, बोलो ना। क्या बात है। आपने एक ही गाने में काफी सारे एक्सप्रेशंस भी है, काफी काम भी है, काफी सारे सुर भी है। ये कौन सी राग है? जस्ट पहाड़ी। पहाड़ी राग। और टोटल ऐसे कितनी राग है? अरे बहुत सारे हैं। देखिए एक पता चीज ही नहीं, है, किसी को शायद पूरे नहीं पता होंगे। सबको कितने सब राग नहीं पता है। 10 आ जाए जिंदगी पार है। तो अगर कोई इंसान राग सीखना शुरू करे तो कौन सी ऐसी 5 राग है? पहले तो बेसिक है यमन, उसमें सारे चढ़े हुए सुर लगते हैं। हमारे यहाँ पहले यमन सिखाया जाता है, उसके बाद भैरवी। तो संगीत जो है वो 12 सुरों का है, सा और पा एक होते हैं, बाकी सब 2 में 2 नंबर, हर सुर जो है जैसे- 2 सारे जैसे यमन सारे गामा बादानी दानी राबा मगरे सा। अब इसका कॉन्ट्रास्ट है, सारे गामा बादानी दानी राबा मगरे सा। तो इसमें सारे सुर ऑपोजिट हैं। हाँ, तो उसमें ये शुद्ध रे 12 लगता है और इसमें कोमल रे। जैसे तो 12 सुर कवर हो जाते हैं 2 रागों में। फिर सारे रे गा गा मा मा पा दा दा नी नी सा। तो जैसे अब मैं इसको नहीं बजाता, सा, अब यमन और भैरवी, सारे सा, सारे सा, रे ही है दोनों, लेकिन एक कोमल है, एक शुद्ध है। सारे गा रे सा, सारे गा रे सा, सारे गा मा गा रे सा, सारे गा मा गा रे सा, सारे गा मा पा मा गा रे सा,
सा रे गा मा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा नि धा पा मा ग रे सा रे गा मा पा धा नि धा पा मा ग रे सा। तो ये दोनों एक दूसरे की, मैं बोलता हूँ ये दोनों एक दूसरे की चिड़ हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इत्तेफाक नहीं रखते, सारे सुर कॉन्ट्रास्ट एकदम। तो भैरवी और यमन शुरू होता है, पहले यमन फिर भैरवी हमारे यहाँ से शुरू करते हैं, तो उसमें वो 12 सुर कवर हो जाते हैं, और फिर उसमें वही 12 क्योंकि इसमें शुद्ध और वो लग रहा है ना, तीव्र मध्यम भी लग रहा है, और तो वो 12 हो जाते हैं ना दोनों को मिला के, तो पूरे जो 12 नोट्स हैं म्यूजिक के वो पूरे कवर हो जाते हैं। तो जैसे राग है वो भी एक तरीके की कॉम्पोजिशन है, क्योंकि आजकल हम गाने बनाते हैं, Composition पुराने ही है वो। जमाने में लोग अपनी सीख से कॉम्पोजिशन बनाते थे अलग अलग तरीके की, वही राग है। तो ये जो है वो सुर जो है वो एक माला जैसी है, उसमें पिरोए गए हुए। जैसे आपको बता दूं मैं, एक ही राग है यमन। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा वो मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सब ये यमन है। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही, फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, आज जाने की जिद ना करो। इसमें शुद्ध मध्यम भी लगी है, लेकिन बेस इसका यमन ही है। ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। पापा की एक गजल है इसमें जो बीबीसी पे गाए थे, वो सारा यमन हो रहा है, सारा यमन नहीं है, बहुत सारा स्कोप है। बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ, बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ, सितारों की सजी महफिल न उठ जाए, चले आओ, बहुत बेचैन है दिल। सब यमन, सारा यमन में हो रहा है, और बहुत सारे गाने हैं। आंसू भरी है ये जीवन की राह, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरे हैं। बहुत सारे हैं। तो इस एक राग पे कितने गाने बने? बहुत से ऐसे राग हैं जिन पे बहुत सारे गाने। यमन सुर में का बहुत सारे। हमारा आओ बलमा कोक स्टूडियो में फैज को बुला लेगा। तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है अगली पीढ़ी को भी इनवाइट करते हुए, जिनका नाम अभी हमने लिया, फैज मुस्तफ़ा। उन्होंने हीरोपंथी 2, मैदान, द गोट लाइव रिसेंटली उनमें प्लेबैक किया है, यंगेस्ट कोक स्टूडियो आर्टिस्ट है, और उन्होंने रहमान साहब के साथ काफ़ी सारे शोज़ परफॉर्म किए, उनके फिरदौस ऑर्केस्ट्रा के साथ दुबई में परफॉर्म किया, ढाका में परफॉर्म किया, और वो बहुत सारा और भी काम करते हैं। चलिए उनसे ही जानेंगे और कि वो क्या क्या करते हैं। फैज़, प्लीज़ वेलकम टू द म्यूज़िक पॉडकास्ट। आइए। हम फैज़ के साथ कुछ गाने की बात कर रहे थे जिसपे फैज़ भी गाने वाले थे, करेक्ट? वही हम लोग ने जो कोक स्टूडियो पे गाया था थोड़ा सा, और यमन पे ही बात कर रहे थे हम, तो वो भी यमन में ही है जी। सो दिस वाज
हमारा 3 जनरेशंस हमने किया था कोक स्टूडियो एट MTV, जिसमें पापा भी थे और नहीं जैसा हम सब ने गाया था 3 जनरेशंस ऑफ उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब। सकता चैंपियंस बनेगा। बरसने लगे मैंने हमार अंगारे हैं ठंडी बुहार सुने हैं आंगन द्वार तुम बिन सुना है संसार ऐसी याद तुम्हारी आए बेकल मनवा चैन न पाए छाए कार बदरवा छाए कौन मेरे मन को समझाए। आ भी जाओ ना सताओ आओ 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 बलमा आओ 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 बलमा दरस बिना मोरा जिया घबरावे आओ 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 बलमा आओ 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 बलमा दिन बीता भई साज ओ बन लागी रहने आई चैन पिया इनायत जाऊं तो मैं बारी आओ 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 बलमा। ये भी राग यमन में ही है। पूरा माहौल बदल दिया। ये मेरे पापा का कंपोजिशन है। हाँ, मैंने कोक स्टूडियो। जी क्या बात है सर। आप लोग पांचों एक साथ कॉन्सर्ट करते हो? पांचों तो नहीं, हम चारों करते थे, अभी ये कर रहा है, करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी इवेंट मैनेजर है, मेरा एक सजेशन है उनके लिए। बहुत बार कॉर्पोरेट क्लाइंट और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, वो सब बोलते हैं कि हमको कुछ अलग चाहिए। तो उनको ये वीडियो प्लीज़ दिखाना और उनको बोलना कि इससे अलग कुछ हो नहीं सकता। तो ये कॉन्सर्ट्स और होने चाहिए आप लोगों को। बिल्कुल बिकॉज आप लोगों ने ये अभी जो पिछले 30 सेकंड में जो या 1 मिनट में जो हुआ ना, वो भी एक्चुअली मेडिटेशन ही है। बिकॉज आप और आपकी मैं एक बात से रिलेट कर पा रहा था कि आपने बोला कि जब कोई खुद फील नहीं करता तो किसी को फील नहीं करवा सकता। तो क्योंकि आप लोग खुद उसमें गुम गए थे, तभी कोई दूसरा आदमी गुम हो सकता है उस म्यूजिक में, ये तो नहीं हो सकता। मैं और कुछ सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल। हमारा जो गुरु शिष्य परंपरा है, जैसे क्लासिकल म्यूजिक जनरली मेथोडिकल होना चाहिए, शास्त्रीय संगीत एक्चुअली फैक्ट है ये, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज कर, कि इतना मेथोडिकल नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा है, जैसा अलग अलग गुरु अलग अलग शिष्य को अपने तरीके से सिखाते हैं। तो ये गुरु शिष्य परंपरा कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, गुरु और शिष्य की परंपरा ऐसी है जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करते हैं, वही इंजीनियरिंग है, उसके मेथड्स अलग होते हैं, बट वही है। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हैं, जो भी टाइप की इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डॉक्टरी कर रहे हैं, तो हर गुरु का एक अपना ओन इंडिविजुअल थॉट होता है, प्रोसेस होता है उसी चीज़ को लेके। तो वो उस चीज़ को अपने हिसाब से सिखाता है वही यमन 7 सुरों का वही साथ हैं, वही साथ मैं बताऊंगा, ये भी बताएंगे, वो भी सब वही बताएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से उसका क्या है सोच, मेरी सोच कैसी है उसके लिए, मेरा अप्रोच क्या है उसके लिए, तो मैं अपने अप्रोच के हिसाब से अपने शागिर्द को सिखाऊंगा। तो हर घराने की एक अप्रोच है। कोई लोग सरगम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कोई लोग तानों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ वॉइस कल्चर पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हमारे यहाँ बोलतान पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बोलतान मतलब एक अल्फाज को लेके तान ली जाती है, उसको बोलतान बोलते हो, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया जाता है। तो हर घराने की अपनी एक स्पेशलिटी है। तो गुरु शिष्य के बारे में मतलब गुरु और शिष्य वो ऐसा है कि वही मैंने बताया ना कि गुरु अपने हिसाब से सिखाता है उस शिष्य को। तो हम रामपुर शाश्वत घराने की बात अगर करें तो उस घराने की क्या स्पेशलिटी है? मैंने बताया जैसे हमारे यहाँ वॉइस कल्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारे वहाँ क्लासिकल म्यूजिक में आपने देखा होगा, लोग बंदिशें गा रहे हैं तो वो फील
जो होता है ना, जैसे जो अभी हम कमर्शियल गाने देखते हैं, तो एक रोमांस फील होना या एक जो भी इमोशन फील होना, तो हमारे वहाँ इमोशंस पे बहुत ध्यान दिया गया है. लाइक एक बंदिश है पापा ने की है मेघ में, मायरी नैना बरसे घुमड़ घुमड़ गन गरजे बरसे कोयल की कूक सुनत हूक उठत पिया बिन जिया लरजे मायरी नैना बरसे. तो ये आसमान भी बरस रहा है और आंसू भी आ रहे हैं. ये पापा का लिरिक्स है. पापा का लिरिकल सेंस बहुत अलग कुछ था. मायरे नैना बरसे घुमड़ घुमड़ गन गरजे बरसे कोयल की कूक सुनत हूक उठत पिया बिन जिया लरजे मायरे नैना बरसे. तो ये कॉम्पोजिशन, इसमें एक फील भी है. तो कहीं ना कहीं अलग अलग घराने में सब अपने अपने स्टाइल से गाते हैं, बट हमारे वहाँ इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है. वो मुझे कुछ कुछ टर्म्स है, अगर आप लोग समझा सके. आलाप, विस्तार, बंदिश, विलंबित, तराना, क्रेसेंडो, ये जितनी भी चीज़ें हैं. ये देखिए जैसे विलंबित है, पहले आपने लिया ना आलाप. आलाप जो बगैर किसी ताल के होता है उसको आलाप कहते हैं. जैसे यमन लगा दो फिर से आलाप. नेक्स्ट ये आलाप हो गया. विस्तार, विस्तार बंदिश में जो बड़ा होता है, बढ़त होती है. ने दे ग ने दे द दे ने म द सा ने दे ग म रे म ग म रे ग रे ने द ने ने प म ग म रे ग रे ने द. बंदिश, बंदिश जो बंधा हुआ है उसको बंदिश बोलते राग हैं. में अल्फाज जो होते हैं उसको उसी राग में लिरिक्स Composition. उसको बंदिश बोलते हैं. कॉम्पोजिशन लिरिक्स जो होता है जैसे उसी राग आओ में. बल में हमने गाया, वो बंदिश 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 है. है. दुरुद की बंदिश है. बंदिश के मतलब बंधा नाम से ही हुआ. समझ जाओ आप, बंधा हुआ. बंधी हुई चीज को. बंधा हुआ. उस राग में वही कॉम्पोजिशन इस और बंदिश. विलंबित और तराना. तराना एक जैसे अलग टॉपिक है, जॉनर है. समझ जाना. दीम ताना देर देर तानोम तदेरे ना दीम ताना देर देर तानोम तदेरे ना ताना देरे ना दीम ना देरे देरे ताना देरे ताना तुम देर तादारे तदरे दानी दीम ताना ना 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 देर 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 दानी दीम ताना ना देर देर ता ये ना तराना. दिर दिर ता ना 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 तुम दिर दिर ता ना 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 दिर दिर ता ना 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 तुम दिर दिर ता ना 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 ता दीम दीम ता ना 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 ता दीम दीम ता ना 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 ता दीम दीम ता ना 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 तकिट तकिट तक तक दुम किट तक तिटक तक दगिन दा तिटक दा गदी गन दा दीम ता ना ना दिर दिर ता. तो इसमें दिर दिर ता ना 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 ये तबले के बोल होते हैं. तबले के बोल भी तबले के बोल जैसे ये और हजरत अमीर खुसरो की इजाद है, इन्वेंशन है तराना. और क्रेसेंडो. क्रेसेंडो तो और जैसा होता है कि लय बढ़ा के उसको गाया, वो जैसे लाइट म्यूजिक में भी होता है क्रेसेंडो. जैसे आप एक ताने flow मार के बनाते गाना हो. खत्म कर दिया. बड़े ख्याल के बाद में छोटा ख्याल बोलते हैं या द्रुत की बंदिश. उस बंदिश में तैयारी पे जाके देखिए उसको खत्म कर देना. ख्याल जो है वो ऐसा है कि जैसे इंसान होता है, पहले वो सुबह जब उठता है लेजी होता है, तो वो आलाप है, उसमें कोई ताल नहीं है, बंधा नहीं है. फिर वो तैयारी की तरफ जाता है कि भैया जल्दी नहा दूँ, तो वो विलंबित होती है. फिर वो काम पे भागता है तो वो दुरुत में आ जाता है. और फिर जब वो घर पे वापस आता है तो ख़त्म सनसेट हो जाता है. सनराइज और सनसेट की जर्नी है ये. तो एक्चुअली मेरे को ना आज बहुत कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई. मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैं सही समझा कि नहीं. जब हम स्कूल में थे ना, तो हम हर बच्चा टीचर से, ज़्यादातर बच्चे टीचर से एक सवाल पूछना चाहते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती. सवाल ये होता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, कि आप हमको ये जो बायोलॉजी साइंस पढ़ा रहे हो
या हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, हमारे कहाँ काम ये में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बड़ा, हम करेंगे क्या इसका? तो ये बच्चा समझता नहीं है। तो मैं भी हमेशा ये सोचता था कि ये जो क्लासिकल म्यूजिक है, राग है, तराना है, नींद है, जो भी हमारी एक्सरसाइज, हम ये कर क्यों रहे हैं? इवेंचुअली इसका मकसद क्या है? तो अब मुझे बात करते करते समझ में आया कि ये संगीत की भाषा है, संगीत की ग्रामर है। जैसे हम ABCD सीखते हैं या क ख ग घ सीखते हैं, उसके बाद में वर्णन सीखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम सीखते हैं, या प्रोनाउन, नाउन, कॉम्पोजिशन सब सीखते हैं। उसके बाद जब हम लिखना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो हमको ये याद नहीं रहता कि हम ग्रामर यूज कर रहे हैं। वो ग्रामर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और जो भी इंसान जितने अच्छे से इन चीजों को सीखता है, उसकी लिखाई पे पकड़, भाषा पे पकड़ उतनी मजबूत होती है। बिल्कुल। तो वैसे ही हम जितने भी ये बातें कर रहे हैं, जी, ये सारी बातें अगर आप अच्छे से सीखो और अच्छे प्रोसेस से सीखो, और ये जो सारे टर्म्स आप बता रहे हो ना, मींड, मुर्की, खटका, ये सब ऑर्नामेंट्स हैं ये म्यूजिक के, तो सारे जेवरात हैं ये। तो जब कोई इसको यूज करके गाएगा, जी, तो शायद उनको याद भी नहीं आया कि हम कर रहे हैं, ये उनकी कैरेक्टर का फिर वो हिस्सा बन सवाल पे जाएगा। आ रहा हूँ मैं, वो जो आपने सवाल किया था कि इमोशंस की हम बात कर रहे थे, और फिल्मों में जो गाना गाते हैं उसमें कहाँ क्या यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ यूज़ होती हैं। करेक्ट। तो क्लासिकल म्यूजिक गाना नहीं है, कोई बात नहीं, बट अगर आपको फिल्मी भी गाना है ना, तो आपको सीखना तो बहुत ज़रूरी है। कुछ भी गाना हो, सरगम जो जैसा आपने बोला अल्फ़ाबेट्स, तो हमारे जो सुर हैं तो बहुत कम अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें तो खाली 12 हैं, बाकी में तो ज़्यादा होते हैं लैंग्वेजेस में, तो 12 ही बड़े मुश्किल है। और इससे मेरे को एक और बहुत बड़े सवाल का जवाब मिल गया। मैंने देखा है बहुत सारे इंटरव्यूज में सिंगरों को लोग पूछते हैं कि ये जब गाना आपने गाया तो आपने क्या फील किया था? तो मेरे ख्याल से इसका जवाब अब मिल गया कि ये जो आपके संगीत का ज्ञान है, पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, रियाज होना चाहिए, तीसरी चीज़ आपकी पकड़ होनी चाहिए। जिसके पास भी ज्ञान है, पकड़ है, रियाज है, वो इंसान हर किसी भी तरीके से फील कर सकता है। ये जो संगीत है ये ऐसे है कि दिख्या सिख्या परीख्या, देख के दूसरे को, सीख के और फिर परख के, ऐसे आता है। सही है। काश मैं बचपन में समझ पाता। कोई बात नहीं, अभी कोई बात समझ नहीं, इट्स गया। नेवर लेट। हाँ, एक और सवाल है कि पुराना जो तरीका था संगीत का, वहां पे 3-3, 4-4 मिनट का सिर्फ म्यूजिक पीस होता था, और आजकल हम 3 मिनट में पूरा गाना कंप्लीट कर देते हैं, वो भी और कम होते जा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग अमूमन क्या होता है कि जो इंडस्ट्री वाले हैं, हम लोग ये बोलते हैं भाई पब्लिक वो चाहती है, ऐसा नहीं है। संजय लीला बंसाली भी क्लासिकल देते हैं और हिट होता है वो, है ना, वो हिट होता है। क्यों ऐसा होता है? तो आप जो मैसेज पहुंचा रहे हो वो पहुंचेगा। अब आज आपने पॉडकास्ट में क्लासिकल का जिक्र किया, तो ये भी लोग सुनेंगे, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे। 100% क्यों? आपने इनिशिएटिव लिया, तो इनिशिएटिव लेने Who की will बात bell है। the cat is the question. So अगर किसी को ये मसला ऐसा है ना कि आपने एक स्टोर बनाया है, उस स्टोर में आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें रखी हैं जो आपको लगता है कि लोगों को लेना है, बट ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कुछ मांगते हैं आपके पास, वो नहीं होता है, यू नो। तो दिस इज व्हाट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली हर तरीके से सपोर्ट आने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से जितने भी हम इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना है, ब्रांड्स को भी सपोर्ट करना है। अगर चारों तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो ऑडियंस जो है, ऑडियंस या तो म्यूज़िक पसंद करती है या नहीं करती है, वो जॉनर स्पेसिफिक है नहीं। बिल्कुल नहीं है। मैंने बताया ना, जैसे आप अगर आपने रैक में रखा ही नहीं है कोई चीज़, और मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो चीज़ की है, और आपके पास है ही नहीं, आपने डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ जाएगी नहीं, तो फिर मैं आया क्यों था? लाल इश्क भी हिट है, हाँ, आयत भी हिट है। अभी उसने श्रेयस पुराणिक ने वो किया, शकल बन, बाहर की बंदिश है वो, करेक्ट। बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। इतनी पुरानी चीजें भी चल रही है मेरे ख्याल से। हम भी तो आप इस पे सोचो, कुछ वो करेंगे। बादशाह इतने अच्छे कंपोजर भी थे और इतना अच्छा लिखते भी थे। थोड़ा सा आप स्केल्स के बारे में बता सकते हैं? जैसे इंटरनेशनल वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे स्केल होते हैं, पेंटाटोनिक स्केल बोलते हैं, हम हार्मोनिक स्केल बोलते हैं, नॉर्मल माइनर बोलते हैं। हमारे यहाँ ठाट और राग, ठाट होते हैं हमारे होते हैं, हमारे यहाँ राग और ठाट होते हैं। ठाट होते हैं हमारे, जैसे कल्याण ठाट, तोड़ी ठाट, मारवा, पूर्वी, खमाज, भैरवी, खमाज, बिलावल, 10 ठाट होते हैं हमारे यहाँ। क्या हम गुस्ताखी कर सकते हैं थोड़ी ठाट के बारे में समझाने का? ठाट के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, ठाट जो है वो गाया नहीं जाता,
जब वो उसका सिर्फ असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग नहीं होता, डिसेंडिंग आरोह है, अवरोह जैसे नहीं है। डिसेंडिंग होता है उसका राग बन जाता है वो। और जो पहला राग होता है वो उसको आश्रय राग बोलते हैं। ठाट के नाम पे ही जो होता है, आश्रय से ही समझ जाओ आप, आश्रय मतलब जहाँ आश्रय, रहते हैं उसका भाव। जैसे मारवा हो गया। उसका नाम आश्रय, आश्रय राग हो गया वो। जैसे कल्याण है, सारे गा मा पा धा नी, तो इसमें रे गा धा नी धानी शुद्ध। शुद्ध है, मध्यम तीव्र है। उसके बाद हम आ गए सारे गा मा पा धा नी, भैरवी, रे गा धा नी कोमल, सारे गा मा पा धा नी, गा नी कोमल और बाकी सारे सुर शुद्ध। ये हो गया काफी। उसके बाद सारे गा मा पा धा नी, ये तोड़ी। थोड़ी सारे गा मा पा धा नी पूर्वी, सारे गा मा पा धा नी मारवा। क्या बचा? हाँ सावरी, सारे गा मा पा धा नी, ये इसमें गा धा नी कोमल होता है। सारे गा मा पा धा नी भैरव, सा गा मा पा धा नी सा नी रा पा म ग रे सा। अब ये आश्रय राग खमाज। समझत नाही पन घट पिया में हारी, समझत नाही पन घट पिया रार करत, विनती करत बैया नाचुओ नारी, समझत नाही पन घट पिया में हारी। ये खमाज है। मुझे आपसे ये देखते देखते ना कुछ आइडिया आया, तो मैं बोलना चाहता हूँ एक्चुअली। तो जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, तो पहली चीज़ तो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे, मान लो आरोह है, अवरोह है। तो आप लोग सोशल मीडिया की जनरेशन है, आजकल सब कुछ बहुत आसान है। कोई भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आता है, प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत करें, गूगल पे उस शब्द का मतलब ढूंढे। गूगल पे नहीं मिलता है, चैट जीपीटी पे ढूंढे। और हमारे देश में हज़ारों स्टार्टअप बने और बहुत सारे एआई स्टार्टअप भी बने। तो अगर आप में से कोई भी यंग बच्चा अभी देख रहा है जिसको स्टार्टअप करना है, प्लीज़ क्लासिकल म्यूज़िक के अराउंड भी कोई स्टार्टअप करने का सोचें, क्योंकि जो इनसे ज़्यादा सीखना चाहता है वो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां एकेडमी में भी आके सीख सकता है। बट हर इंसान बम्बई नहीं भी आ सकता है, तो वी आर डूइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन भी है डूइंग। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। और इनके रेफरेंस में या इनके जान पहचान में भी एक्चुअली और भी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो छोटे छोटे गांव शहरों में सिखा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अगर कोई क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करना चाहता है, उसमें हेल्प करना चाहता है, हमारे जो देश का ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन को जिंदा रखना चाहता है, आप में से किसी को भी उस स्टार्टअप का आइडिया अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उस पर काम कीजिएगा, उससे सबका भला होगा। एक और चीज़ है जो पुराने लोग बोलते थे कि सुर किसी की जागीर नहीं होती। बिल्कुल। आप किसी परफेक्टनेस जो है ना वो ओन नहीं कर सकते, कोई भी इंसान, वो आपको अर्न करना पड़ता है। तो आप लोगों का क्या विचार है? पापा ने हम लोग को एक चीज़, मैं तो थोड़ा सा दूर रहा और मैंने रियाज भी नहीं किया, एज यू नो मैं इवेंट्स भी करता रहा, एक फिल्म भी बनाई एंड अभी भी इवेंट्स कर रहा हूँ मैं। एंड फिल्म वाली बात है वो भी कर ले, 2008 में बहुत नुकसान किया, बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। तो मुझे पापा ने बोला, बेटा किसने तुमसे बोला था, अच्छा खासा गाना बजाना करते ना, कुछ सिर्फ हुनर लगना था तुम्हारा, कहाँ पैसे लगा के बर्बाद हो गए। तो एनीवेज, तो वो दैट वाज अ गुड, एवरीथिंग इज लर्निंग। तो मैं सीखा उससे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा ये किसी के बाप की जागीर नहीं है गाना बजाना, जो करता है उसका है। तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा और तुम्हें ये कुर्सी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। मैंने 14 घंटे रियाज़ किया तो तुम कोशिश करो कि 24 घंटे रियाज़ करो। तो मैं ये कैसे पॉसिबल है? बोले नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो गाना बजाना डेफिनेटली किसी की जागीर नहीं है। ये कहावत है कि करते की विद्या आई। और एक चीज़ मैं मानता हूँ, आपके सवाल का जो मुझे लग रहा है सही जवाब है कि आदमी को जब अवेयरनेस होगी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तभी उसको सही करने का स्कोप है। जी ट्रू। यही आपका सवाल था ना, उसका जवाब मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं हमेशा हर शागिर्द को भी बोलता हूँ, आदमी को जब रियलाइज़ होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तब वो करेक्ट करने का एक स्कोप होता है। नहीं तो हम तो कर ही रहे हैं, बेसुरा गा रहे हैं, लोग साथ में बेसुरे लोग सुनने वाले भी। हाँ, एक शो था एज एन इवेंट कंपनी, मैं ज़माने से काम कर रहा हूँ, कि एक आर्टिस्ट को लेके गया मैं छिंदवाड़े में, और वो गा रहा था और सच में 40-50 हज़ार की क्राउड थी और इतना बेसुरा गा रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं। अब क्योंकि म्यूजिकल फैमिली से हैं तो थोड़ी सी घुटन हो रही थी कि यार इतना बेसुरा हो रहा है, ये क्या किया जाए इसका।
तो मुझे थोड़ा सा रहा नहीं गया, मैंने उसको बोला जाके कि भाई सुर का तो ध्यान दे। बोलता है सुर छोड़ो भाई क्राउड देखो। तो मैंने बोला सही बोल रहा है यार तू। वो बोलता है भाई सुर छोड़ो क्राउड देखो। मैंने बोला सही जा रहा है। तो ये वो लोग हैं जिनको करेक्शन का स्कोप नहीं है। करेक्ट। अनटिल एंड अनलेस यू अवेयरनेस रियलाइज होना चाहिए कि क्या करेक्ट गलत कर रहे हो। जब मालूम होगा गलत कर रहा है तभी सही होगा। और ऐसी एक और कहावत है, राग रसोई और पगड़ी। हाँ, कभी कभी बने, ऐसा उसका पूरी कहावत ये है, राग रसोई पगड़ी कभी कभी बने। तो उसका मतलब भी प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। अच्छा राग गाना, पगड़ी बांधना, हर आदमी पगड़ी नहीं बांध सकता और हर बार अच्छी नहीं बनती है। अच्छा गाना हर वक्त नहीं होता है और रसोई भी हर वक्त अच्छी नहीं होती। कभी हल्का सा नमक तेज़ हो गया, मसाला तेज़ हो गया, ऑयली हो गया ज़्यादा, तो वो कभी कभी अच्छा बनता है। वो जिसको आप बोलते हैं हाँ मज़ा आ गया, वो कभी कभी। तो उसकी पूरी कहावत जो है वो राग रसोई पगड़ी कभी कभी बने। कभी कभी बने। तो अगेन मैं आज बहुत सारी बातें आप लोगों को बोल रहा हूँ, मुझे लगता है समझ आना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों कहावत से एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब भी आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप परफेक्ट हो जाओगे। हाँ बिल्कुल। अगर आप परफेक्ट किसी दिन हो भी गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज परफेक्ट होगे। आप सीखते रहो, तैयारी करते रहो, रोज सीखते रहो और तैयारी करते रहो। अगर आप परफेक्ट होना होगा तो आप परफेक्ट होगे, बट आपकी ड्यूटी है कि आप उसको सीखते रहो और आप करते रहो। बिल्कुल करेक्ट। मेरे पापा बोलते थे हर दिन एग्ज़ाम होता है, परफॉर्मेंस जो होती है वो हर दिन एग्ज़ाम है। तो वही है बात। हाँ, मतलब म्यूजिक को एंजॉय करना चाहिए। और बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि यू फील कि यू डन योर बेस्ट ऑन द स्टेज बट क्राउड डजंट एक्सेप्ट, एंड समटाइम्स यू फील कि बहुत बुरा हुआ है, क्राउड बोलती है इससे अच्छा तो आपको सुना ही नहीं था कभी। इट्स एन एग्जाम एवरी डे। ओके, बीट में जब हम कोई भी सिंगर या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होता है उसको क्या क्या ध्यान देना चाहिए? ताल का, सुर और ताल जो है ये ऐसा है कि सुर जो है वो शरीर है और ताल आत्मा है, उसमें फड़क है, पल्स है। तो आत्मा जो है वो अपना काम फड़क बराबर होना चाहिए। उसमें अगर थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा हो गया तो बेताला हो जाएगा। तो हार्ट बीट सही नहीं चला तो आप पैल्पिटेशन है बोल देते हैं, हाँ प्रेशर बढ़ गया, पल्स ज़्यादा है, तो वो नहीं होना है। तो वो उसके लिए भी सुकून चाहिए, जिंदगी में पेशेंस चाहिए। तो और दूसरा जैसे उस्ताद साहब थे, ऐसे पंडित भीमचंद जोशी थे, काफी सारे लोग हैं। जी जी। उस टाइम में ना सोशल मीडिया था, बिल्कुल। ना टीवी इतना था या ना कोई चीजें थी, फिर भी क्लासिकल सिंगर रास्ता ढूंढ के पॉपुलर हो जाते थे। बट आज के दिन पे ये थोड़ा सा कम हो रहा है, यू नो। कि आज मीडिया का जमाना है ना। देखिए कम गा के और मीडिया बड़ा कर लो, आप बड़े हो। तो वो फिर वही है ना कि वो जो ज्यादा कर रहा है वो बेवकूफ है। बात ऐसी है, तो वो उसको बेवकूफ समझने लगते हैं। जैसे पापा को ना एक साथ में पापा के एक दोस्त से कंटेम्प्रेरी LP थे, Shaw। बहुत नहीं, वो रियाज बहुत करते थे ना पापा, तो उनको बोलते थे कि यार गुलाम मुस्तफ़ा भाई थोड़ा पीआर करो। तो पापा बोलते थे कि स्टेज पे जाके पीआर थोड़ी काम में आएगा, ट्रू। स्टेज पे जाके तो गाना काम में आएगा। तो ये समझ भी सबको नहीं है। आज कैसा है कि थोड़ा गा रहे हैं, मीडिया में पंपन किए पैसे, सब कुछ किया, मीडिया नेट है, सब है, ये नाम हो गया, बट वो सस्टेन नहीं होते। वो कितने लोग बने, भीमसेन जी या पापा या जसराज जी या रविशंकर जी, नहीं है ना, बहुत गिनती का नाम ले सकते हैं आज, जाकिर भाई, तो कितने हैं, नहीं है ना, तो इसलिए नहीं है। वो तिरकुआ खान साहब का एक किस्सा है ना, तिरकुआ खान साहब का एक किस्सा है। उस्ताद अहमद जान खान तिरकुआ एक तबला- बहुत बड़े तबला नवाज थे, बहुत बड़े उस्ताद थे। वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में गए, तबला बजाया उन्होंने। तो जब तबला बजाया, लोग वाह वाह क्या बात है खान साहब, क्या है। जब वो उतरे तो ऑटोग्राफ लेने आ गए। अब वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, तो किसी का कुछ ऑटोग्राफ हो जाए, आड़ा टेढ़ा लिखा हुआ, किसी का कुछ। तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो ऑटोग्राफ देख के थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला बच्चों तुम ग्रीन रूम में आना, मेरे साथ चाय पियो थोड़ी, आओ। वो अंदर चले गए। वो खुश हो गए, अरे खान साहब ने हमें अंदर बुला लिया है। वो अंदर पहुँचे तो बोले वाह क्या कर रहे हो आप लोग। तो बोले हम खान साहब हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा क्या बात है, इस यूनिवर्सिटी में कितने हैं। तो बोले इतने हज़ार हैं। अच्छा पूरे अलीगढ़ में कितने हैं। बोले इतने हैं। अच्छा पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में, तो मिलियंस हो गए हो। तो बोले और
अहमद जान खान तेरा कुआं कितने हैं? एक अकेला हूँ मैं। तो ये पुराने उस्ताद मतलब काम किए हुए लोग हैं ना। तो इस जनरेशन में से भी कभी कोई लेजेंडरी ऐसे उस्ताद बन पाएंगे, ऐसा कुछ तरीका है? बिल्कुल, बनाना देखो जो है हर वो दौर अल्लाह में बनाता है, और हर दौर में हर आदमी कोशिश कर रहा है, अल्लाह है यकीनन, बनाने वाला अल्लाह है। किसी पे दुनिया खत्म नहीं है भाई। एक बंदिश है पापा की, उसके बोल क्या है देखिए, बड़ी स्पिरिचुअल है। सूझत नाही कछु ध्यान ज्ञान तोरी कृपा बिन, सूझत नाही कछु ध्यान ज्ञान तोरी कृपा बिन, घट घट प्रगट तू सबई में एक समान। अब समानता हो गई तो बोले अंतर कैसा आएगा? इसका अंतर अंतरे में, और उनका पेन नेम था रसरंग, तो उन्होंने अंतरे में लिखा अकल बुद्धि सकल सिद्धि शक्ति भक्ति माया मुक्ति रसरंग सब कछु नाही, जा पे कृपा करे साईं वही पात सम्मान। क्या बात है। तो उस पे जिस पे उसकी मेहर हो जाए वो चमक जाएगा। आज भी हो रहे हैं अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, ऐसा कहाँ नहीं बजा है, रहे हैं बहुत बड़े अच्छे बड़े अच्छे लोग? आर्टिस्ट हो रहे हैं और आगे भी होंगे, दुनिया है चलेगी। किसी ने पूछा है कि अगर मैं रेगुलरली स्वर साधना कर रहा हूँ, जैसे मॉर्निंग में राग भैरव और कोई भी मॉर्निंग राग, और इवनिंग में रियाज कर रहा हूँ इवनिंग राग, सो अगर मैं चाहूँ कि कोई राग का प्रिपरेशन तब वहाँ कंफ्यूजिंग होता है, तब क्या करें? नहीं समझे। देखिए रियाज जो है ना मॉर्निंग और इवनिंग में नहीं बांटा जाता है। रियाज जो है वो एक राग पकड़ के जैसे करना है कोई भी। अब हम एक अभी दोपहर में कुछ और शाम को कुछ और, तो तैयार कब होएगा? रियाज का मतलब वो राग रियाज जो है ना, वो राग रियाज जो है वो टाइम के हिसाब से टाइमली नहीं होता है। वो राग जो है वो टाइम पे गाए जाते हैं जब आप गाते हो, लेकिन रियाज तो कभी भी कर सकते हो आप। रात के 2 बजे भी भैरव का रियाज कर सकते हो, कोई बात नहीं। रियाज रियाज है, हाँ रियाज तो रियाज है। परफॉर्मेंस में वो बंदिश है। टाइमिंग की बंदिश है, बाकी तो तो रियाज एक ही पे करें और उसको साधे, फिर दूसरा भी आ जाएगा। और ध्यान से करें, जितना भी करें उतना ही करें। ज़्यादा करेंगे तो फिर जो मतलब वो जैक ऑफ ऑल आर्ट्स मास्टर ऑफ नन वाला सीन हो जाएगा। एक चीज़ पे ध्यान दें वो ज़्यादा बेटर है। किसी ने पूछा, अभी आपने आओ बलमा किया भी था कि रहमान साहब के साथ आपने आओ बलमा की बंदिश की थी और उसमें वेस्टर्न म्यूजिक भी मिक्स था जी। तो आप लोगों को कितनी आसानी हुई चीज़ों को करने में और कितनी मुश्किल हुई करने में? क्योंकि वो मुश्किल बिल्कुल ना नहीं हुई। मुश्किल हुई ना कुछ हुआ। देखिए सबसे पहली बात हम लोगों को छोड़िए, मेरे फादर 83 ईयर्स के थे तब जब उन्होंने किया वो, और वो बड़े ओपन थे। वो बोलते थे कि अगर आदमी ने थीसिस किया है तो अगर एक छोटा सा मैटर ड्राफ्ट नहीं कर सकता तो उसने जस्टिस किया ही नहीं है थीसिस में। वो जो पोस्ट ऑफिस के बाहर लिखता है, मैटर बना के देता है लोगों के, वो थीसिस नहीं लिख सकता, लेकिन थीसिस वाला वो कर सकता है। उनका कॉन्सेप्ट ही अलग था। वो बोलते थे म्यूजिक इज म्यूजिक एंड म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। आप जो भी माहौल हो आप उसमें गाने लगो। ऐसे एसएल वर्ल्ड में कुछ अंताक्षरी का गजेंद्र सिंह ने किया था, और रिटर्न में पापा जावेद जाफरी और अनु मलिक, जावेद जाफरी ने बोला आप मेरे साथ चलिए अंकल, तो पापा बोले चल। वो बैठे थे, अंदर कोई म्यूजिक लगा हुआ था, स्पेनिश है कुछ। स्पेनिश या कुछ था। वो पीछे बैठ के सरगम करने लगे। तो अनु मलिक जी बोले वाह, और पूछा कि आपने सुना है? बोले नहीं। सुरों का अपना खुद एक इम्प्रेशन आता है आपके ऊपर, आपको वो मोटिवेट करते हैं। सुर जो है आपको बोलते हैं आओ जुड़ो मेरे साथ, आप जुड़ जाओ उसके साथ। कुछ नहीं है वो, कुछ नहीं, आप कुछ बजाइए हम गाने लगेंगे उसमें। हमें वो सुना हुआ भी नहीं होगा लेकिन हम गाने लगेंगे, क्योंकि वो जो सुर है वो हम मेरे ऊपर कुछ प्रभाव कर रहे हैं। जो मेरे ऊपर प्रभाव हो रहा है उसको मैं दे रहा हूँ वापस वहाँ। एक तो जब कुक स्टूडियो किया था हमने, तो थोड़ी सी उसमें एक हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी भी थी और बहुत अच्छा भी लगा। ऐसा कुछ 3 जनरेशन्स नहीं हुआ था हमारे लिए। तो ये भी साथ में गाया, हम चारों भाई भी थे, पापा खुद और गा रहे स्टूडियो तो- में पहली बार हुआ है और 3 पहली generation। पहली अब तक बार भी कुक नहीं स्टूडियो हुआ। में 3 जनरेशन्स का अब तक भी नहीं हुआ है। एंड पापा वाज द एल्डेस्ट आर्टिस्ट देयर एंड ही वाज द यंगेस्ट। तो बहुत अच्छा हुआ था वो एक्सपीरियंस हमारे लिए। आपके स्कूल में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है? हमारे इंस्टा के पेज पे जाके अपने डिटेल्स दें, हमारे ऑफिस से कॉल आएगा एंड सारा प्रोसेस बताया जाएगा। और कुछ स्कॉलरशिप्स भी हैं अगर इट इज़ अ सर्टिफिकेशन कोर्स। पापा के हमारी एकेडमी के से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नहीं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो अभी एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट स्टार्टेड दैट। वंस थोड़ा जम जाएगा तो डेफिनेटली वी वांट टू डू दैट। वी हैव बीन डूइंग दैट सिंस क्वाइट सम टाइम, बट अभी थोड़ा नहीं, 1-to-1 में हम लोग कुछ शागिर्दों को कंसिडर करते हैं और
उसको नहीं चार्ज करते हैं। ओके, तो अगला सवाल थोड़ा लंबा है, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ। किसी ने बोला है कि वो क्यूरियस है ये जानने के लिए कि जब संगीत सम्राट तानसेन गाना गाते थे और अलग अलग राग यूज करते थे, राग दीपक गाते थे तो दिए जलते थे, उसके बाद में राग मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश हो जाती थी। एज अ रिजल्ट ऑफ हिम सिंगिंग पीकॉक्स नाचने लगते थे, फूलों की बारिश होने लग जाती थी। तो अब जब कोई राग गाता है तो ऐसा सब कुछ क्यों नहीं होता है? ऐसा होता है? नहीं होता है, होता भी है, ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगा उनको, कहना कि आप यूट्यूब पे जाइए और राग दीपक लगाइए उस्ताद वाला मुस्तफ़ा खान साहब का, क्योंकि पुराना तो मैंने नहीं सुना ना देखा, और उस पर कमेंट्स भी देखिएगा। लोगों ने बोला है कि मुझे बुखार हो गया, मुझे गर्मी फील हो रही है। दिए वगैरह नहीं जलें, बट गर्म है वो राग, वो सुरों की तासीर होती है। लाइक मेघ में भी जो सुरों की तासीर है उससे बारिश होती है। हम केरला में स्वाति त्रिनाल है ना, वो फेस्टिवल में भैरवी गा रहे थे पापा शायद। पापा भैरवी नहीं, मेघ का हुआ था। बारिश हुई, और उस टाइम में बारिश हुई जब केरला में बारिश नहीं होती है, और लोगों ने भीग के सुना। बोले दिस इज द शावर ऑफ कृष्णा। एक्सपीरियंसेस होंगे, ये डेफिनेटली होंगे। क्योंकि हम पापा के साथ थे तो ये डेफिनेट हुआ है और हमने देखा है। और पहले जसराज जी का भी एक कहीं का जिक्र है, बारिश हुई, ये है जिक्र। आई मीन वो शायद जिन्होंने सवाल किया उन्होंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया होगा किसी के परफॉर्मेंस में। वो जो कनेक्ट बना लेता है ना, उसको समझ में आती है बात। मेरे ख्याल से वो प्योरिटी और उस कनेक्ट वो होता है। ऐसा नहीं है कि पापा ने मेघ गाया तो हमेशा ही बारिश हुई, बट कभी कभी बिल्कुल हुई। और दीपक उन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो गाते में वो खुद बोल रहे थे कि मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। एसी चालू था स्टूडियो में एंड ही वाज सेइंग मुझे गर्मी लग रही है। एंड लोगों ने भी कमेंट किया है, आप उसको बोलिएगा, सुनिएगा, एंड यू विल नो। एंड उसको सुकून से बैठ के सुनो, देन यू विल फील द वार्मथ। ओके, अगला सवाल है, उन्होंने बोला है कि सबसे पहले सारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं एक लाइट सिंगर हूँ। लाइट सिंगर क्या होता है? लाइट गाने वाले, लाइट फिल्मी गजल वगैरह। और मेरा सवाल यह है कि ज्यादा रियाज करें या सही रियाज करें, मतलब कि जो कमी है उसके हिसाब से रियाज करना चाहिए। गले को कैसे बचाएं? जितना आपका गला ले सके, जितना वजन आप उठा सको उतना ही वजन उठाओगे ना आप। तो आपको अगर 50 किलो वजन उठा सकते हो आप, तो उतना ही उठाओगे। 200 किलो तो नहीं उठाओगे। जिम में जाते ही आप बेंच प्रेस वगैरह नहीं करते। गला अपना जितना ले सके उतना रियाज करो। जैसे स्ट्रेस्ड फील हो, आपको समझ में आ जाए। बिल्कुल। हाँ, बस गला तुम्हारा, तुम्हें महसूस हुआ कि थक गया तो रियाज रोक दो। ओके, आपके लिए स्पेसिफिकली कि रब्बानी साहब से पूछिएगा कि एक शब्द बोलें सोनू निगम के लिए और शान के लिए, जो कि उस्ताद साहब के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। भाई हैं, बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ। आपके फैन ने पूछा, किसी ने। ओके, और शान इससे सीखता है भाई। शान अभी इनसे सीख रहा है। शान की बेटी भी आपसे सीख। हाँ, दोनों रिसेंटली लॉन्च हुए। बहुत अच्छा गा रहे हैं वो भी। हाँ, दोनों इससे सीखते हैं। ओके, एक आर्टिस्ट के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सही चीज़ें हम चूज करें और सही चीज़ों को सीखें जो कि यूजफुल भी हो, रेलेवेंट भी हो। बिल्कुल। बट इस इतने समुंदर है, नॉलेज का इतना बड़ा समंदर है, उसमें ये सारे एलिमेंट ढूंढे कैसे? ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको जो भी काम करना है उसमें पहले ज़मीन ढूंढ लो खड़े होने के लिए, उसके बाद आगे की बात सोचना। दूसरा अगला सवाल है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सही है कि हम रियाज के लिए या अब खुद सीखने के लिए जो एप्स हैं उनको यूज़ करें, या फिर एक कोच होना चाहिए? और अगर ऐसा होना चाहिए तो सही कोच को कैसे ढूंढें? देखिए, अल्लाह जो है ना, वो आपको रास्ता खुद दिखाता है। आप रास्ता जब ढूंढोगे तो अल्लाह दिखाई देगा कहीं ना कहीं, तो कोई अच्छा गुरु मिल जाएगा, आपको पार हो जाओगे। और ऐप से सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, उतनी समझ होना चाहिए पहले। उन ऐप्स में ऐब ना हो। ओके, अगले हो जाए कि उनको पूछना है कि वो गलत है या सही है। उनका बोलना ये है कि रागास जो है वो बेसिकली कॉम्पोजिशन है इंसानों की, जैसे स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा, जैसे कि आर डी बर्मन और इन लोगों ने गाने बनाए हैं, वैसे ही उन्होंने बंदिशें बनाई, बंदिशें राग बनाई है। बिल्कुल सही है। राग तो उनसे भी पुराने, राग तो है पुराने हैं, राग उनसे भी पुराने हैं, पुराने तो हैं, उसमें उन्होंने बंदिशें बनाई हैं, बंदिशें बनाई और प्रेजेंटेशन किया है अपने हिसाब से। मियां तानसेन या उन्होंने राग भी राग में थोड़ी, हाँ, राग भी बनाए हैं, मेघ है, बहुत सारे राग बनाए। बट उससे पहले भी बहुत सारे राग थे। राग तो बहुत अनगिनत है।
ओके। इस उम्र, इस एज में क्लासिकल सिंगिंग सीखना कितना इम्पोर्टेंट किस एज में? किस एज में? एज मतलब इस दौर में। अच्छा, इस दौर हाँ, में। क्यों? देखिए, कोई दौर जो है वो हर वक्त अल्लाह का ही दौर है, और जब आप चाहें विद्या हासिल करने का कोई उम्र नहीं होता है। दिस गोज फॉर एवरीथिंग ना। इस दौर में पढ़ाई करना कितना आसान या मुश्किल है, आप सीधा इस MBA दौर कर लो। में बिजनेस करना कितना आसान या मुश्किल है, इस दौर में ये करना कितना आसान और मुश्किल है। तो म्यूजिक भी वैसा ही है। तो हर आप दौर में अगर क्वेश्चन करते रहोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो फॉरगेट दैट। Start करो आपको सीखना। सीखना है तो सीखिए, नहीं सीखना है तो छोड़ दो उसको। करेक्ट। सवालों में मत पढ़ो। आखिरी सवाल है गेस्ट का कि हाई नोट्स को कैसे बेटर कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है? हाई नोट को बेटर करने के लिए रियाज, हर नोट्स को बेटर करने के लिए रियाज और रियाज और रियाज, खाली यही चीजें हैं। टाइम कितना लगता है उसमें? टाइम तो कभी भी कितना भी नहीं लगता, ऐसा नहीं है। टाइम कितना लगता है मतलब, आप जब ग्रेजुएशन करते हो तो क्या टीचर से पूछते हो कितने साल में होगा? 2 साल फेल भी हो जाते हैं ना बीच में, 2 साल 3 साल क्लास में फेल भी हो जाते हैं। तो म्यूज़िक एक प्रोसेस है, चलते रहो खुद। जब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है, म्यूज़िक लोग बोलते हैं कि सीखना है, टाइमिंग। सबसे पहले म्यूज़िक समझना इम्पोर्टेंट है सीखने से ज़्यादा। पहले समझो, फिर पहले ये समझो कि हम सीख क्या रहे हैं। जैसे वो बात हुई, कोई भी ऐप पे चले गए, कुछ भी सीख लिया, एक राग सिखाया, उसमें पलटे बता दिए, कुछ सरगमे बता दिए, ऐसा बता दिया, वैसा बता दिया, पता ही नहीं कि क्या सीख रहे हैं, होश ही नहीं है। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कर क्या रहो, सीख क्या रहो, करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबको पता है क्या करना है, ये समझो कि क्या नहीं करना है। ट्रू। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या नहीं करना है? बहुत सारी चीज़ें हैं क्या नहीं करने के लिए। जैसे अलग अलग ऐप्स पे जाके अलग अलग चीज़ें मत सीखो, आप कंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को। अलग अलग उस्ताद के पास मत जाओ। पहले अपना मन बना लो और एक फेथ रखो। फेथ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप जिसके पास भी गए हो उसके ऊपर आपको फेथ होना चाहिए। आपको जब तक फेथ नहीं आएगा ना, अरे मैं वहाँ गया था, वो गुरु तो कुछ भी सिखाते हैं, अरे तुम गुरु की बात करो बॉस। मेरे पास आते हैं लोग, बोलते हैं बुराइयाँ शुरू कर देते हैं, हम यहाँ वहाँ गए थे, सीखते थे तो ऐसा। फिर मैंने बोला नहीं, वो तुम्हारी कमी थी, तुमको आना चाहिए, गुरु से निकालना कैसे? यू हैव तुम्हारी कमी थी। मतलब वो सोचते हैं शायद हम खुश हो जाएंगे किसी उस्ताद की बुराई कर रहे हैं हमारे पास हर आके। आदमी अच्छा सिखाता हम है। एनकरेज नहीं करते उसको। एवरीवन इज गुड। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आपको गुरु के अंदर फेथ होना चाहिए, और वो श्रद्धा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, पापा बोलते थे कि हम लोग खाना जो होता है उसको देख के जज कर लेते कि ये अच्छा या खराब है। अंग्रेज बोलता नहीं, पहले मैं चखूंगा और फिर करूंगा। इसीलिए वो गा बजा रहा है हिंदुस्तानी म्यूजिक आज। बोले और हिंदुस्तानी म्यूजिक का इंटरनेशनली बहुत चल रहा है, कॉन्सर्ट्स होते हैं, लोग टिकट हम लोग गए थे पापा पेरिस पेरिस वगैरह में, वहाँ हुआ था ब्रसेल्स में। गेट क्रैशिंग थी बॉस, ओनली अंग्रेज पापा के शो में। वो एक अंग्रेज मुझे बोलता है कि सर तानपुरा था मेरे हाथ में, सर ये तानपुरा मुझे तो आई सिट बिहाइंड ऑन द स्टेज टू लिसन। मतलब ये हाल। अंग्रेज लोग समझ रहे हैं, सुन तो रहे हैं। वो एक वो भी बोलते हैं ना कि बोले इसका क्या होगा शास्त्रीय संगीत का। बोले डरो मत, सब अच्छा ही होगा, अंग्रेजों ने अपना लिया इसको, अच्छा ही रहेगा। अब फिर वो ये भी खतरा है कि वहां जाके हमारे बच्चे सीखेंगे फिर। ये बात भी सही है। आप सबसे छोटे भाई हैं, जी आपके तीनों बड़े भाइयों ने जी। वो कौन सी चीज है जो बिल्कुल नहीं सीखी, जो सिर्फ आपने सीखी है? नहीं, मैंने भी इनसे सीखी है सब, जितना भी मैं भी गा रहा हूँ इन लोग से ही सीखा, अपने डैडी से और उनसे ही सीखा है। So, क्या यूनिक बात है? जैसे रब्बानी भाई ने बताया कि आखिरी के टाइम पापा ज्यादा टाइम आपके साथ बिताते जी। थे, तो उस टाइम की कोई ऐसी बात है जो आपको याद रहती है? एक दिन मैंने एक लड़की को गुरुजी सिखा रहे थे, मेरे डैडी सिखा रहे थे, तो अहीर भैरव था वो, तो 2 हफ्ते गुजर गए वही सिखा रहे थे। तो मेरा अंदर सब्र खत्म हो गया। तो मैंने बोला उनसे कि आप इसको यही चीज़ क्यों सिखा रहे हैं, मतलब शी विल रन। मेरा बचपना था वो। बोले नहीं बेटा, अगर इसको सीखना, मुझे इसको सिखा रहा हूँ मैं, इसके पैसे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ समझ रहे हैं? इसको जैसे मैं सिखाना चाह रहा हूँ वैसे इसको सीखना, ये सीखेगी नहीं तो ये चली जाएगी। मतलब तुम अपने काम के साथ वो गलत वो मत करो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। फैज, मैं आपसे भी पूछना चाहता था कि आपने अपने घर में जब से आप पैदा हुए, आपने परंपरा में यही देखा है म्यूजिक करना। आप अब इन चीज़ों को किस डिफरेंट तरीके से करना चाहते हो? डिफरेंट तरीके से ऐसे होगा कि आज का, और जो मैंने अपने पापा से, दादा से, चाचाओं से सबसे सीखा,
तो अपना एक ऐड करके वैसे एक म्यूजिक प्रेजेंट करूंगा लोगों को। तो आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी कुछ कर रहे हो? जी मैंने किया है, बहुत यूट्यूब पे है मेरे, बट उसमें तो क्लासिकल से western एकदम type- हटके है वो, western आज के type वेस्टर्न। तो सेम हाँ खेल स्केल है ऐसे कह दे। ऐसे ही गा देता हूँ। हाँ, चल। सुनाना उन्हें जाके दिल का यूं फसाना, रुलाना हमें तो यूं ना रुलाना, हुआ है दिल ये दीवाना, जताना ना आए हमें कुछ जताना, चाहता हूँ तुझे दिल में बसाना, रहूंगा तेरा मैं दीवाना, सताना हमें छोड़ दे तू सताना, न सीखा है मैंने किसी को मनाना। ओके था। और आपने रिलीज किया? हाँ हाँ, ये ये release YouTube पे है, है। YouTube पे है। वेरी गुड। आई हैव अ सजेशन, प्लीज कीप रिलीजिंग दिस सॉन्ग्स। या तो मेरा और सवाल है आपसे कि आप जो आज की जनरेशन है उसमें सबसे ज्यादा कनेक्टेड हो, जी आपके हिसाब से ये जो आपकी परंपरा है और जो भी आपके पास लेगेसी है, उस लेगेसी को आगे ले जाने के लिए और उस जनरेशन को इस म्यूजिक को पसंद कराने के लिए, उसकी आदत पड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को? पहली बात तो एक अडेप्टिंग नेचर होना चाहिए। मुझ में है वो अडेप्टिंग नेचर, तो सामने वाले में भी होना चाहिए वो अडेप्टिंग नेचर। तो साथ में साथ सब यंग जनरेशन में भी यंग जनरेशन में हूँ, तो सबको एक साथ में म्यूज़िक लेके चलना है आगे। और एट द सेम टाइम जो एंशियंट म्यूज़िक है उससे इंस्पायर होके, जैसे आजकल R&B म्यूज़िक बन रहा है, ED म्यूज़िक बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, सो उसके हिसाब से कर रहे हैं सब। तो वो अडेप्ट करना चाहिए हम लोग को। तो आप क्या क्या कर रहे हैं अभी? क्या आप म्यूजिक में किस तरीके से नयापन कर रहे हैं? मैं म्यूज़िक में नयापन इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं आज का म्यूज़िक भी सुनता हूँ। आई लाइक लिसनिंग टू मरिया करे एंड आई लिसन टू अरिजीत सिंह जी ऑल्सो, एंड सोनू अंकल हैं, जितने भी हैं, R.D. बर्मन जी को भी सुना है, उन सब लोग को सुना है, आज के जनरेशन को भी सुन रहा हूँ, एड शीरन हो गए सब लोगों। तो सब जगह से कुछ ना कुछ हासिल होता है। जैसे दादाब्बा ने बोला यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो सबसे थोड़ा थोड़ा हासिल करके अपना बनाओ। और हमारे देश के, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर, चर्चित आज के दिन में A.R. रहमान साहब है। जी आप उनके साथ भी काम करते जी। हैं, तो उनसे आपने क्या क्या सीखा है? उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि पेशेंस, एक तो पेशेंट रहना, और एक अपना काम को लेके एक डेडिकेटेड रहते हैं वो। ओके, वेरी गुड सर। मेरे और छोटे छोटे सवाल है, ठीक है, कि रहमान साहब आपके डिसिपल बने, पापा के साथ डिसिपल बने थे। उन्होंने, एक कहानी है मैंने कहीं पढ़ी थी कि उन्होंने राग हिंदोलम गाते हुए आपको सुना था। वो जी कहानी जी, जरा बताइए। ऐसा हुआ कि जब वो उन्होंने बॉम्बे रोजा किया था, तो वो ब्रिजभूषण जी बांद्रा में थे, तो उनको बोला कि ब्रिज जी मुझे खान साहब से मिलना है, और हरी भाई वगैरह से चर्चा रहता था, और वो पापा को सुने हुए थे, जाहिर सी बात है उनका म्यूज़िक सुना हुआ था। आई वॉन्ट टू मीट हिम। बोले ठीक है। तो ब्रिज जी का फ़ोन आया, तो मैंने फ़ोन रिसीव किया, तो बोले खान साहब से मिलना चाहते हैं A.R. रहमान, तो ज़रा बात कराएंगे। तो मैंने बात कराई, तो उन्होंने बात करने के बाद बोले खान साहब एक कंपोज़र है A.R. रहमान, वो आपसे मिलना चाहते हैं। पापा बोले हाँ मैंने सुना है उसके बारे में। वो घर आए, तो बैठे, बात चली, फिर उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे खान साहब से सीखना है। तो पापा बोले ठीक है। फिर हम लोगों को बोला कि आप लोग गाते हो, मुझे मालूम है आप गाते हो, तो कुछ सुनाओ। तो हम लोगों ने मालकोस, जो साउथ में उसको हिंडोलम बोलते हैं, हम लोग वो गाए, विलंबित वगैरह किया, द्रुत गाए, वो सुना उन्होंने, तो उनको पसंद आया, सब हुआ। फिर वो बात हो गई, वो चले गए। फिर चेन्नई जब हरी भाई गए, तो उनको बोला मैंने इन लोगों की आवाज़ें सुनी है एंड आई वांट टू यूज़ देम। तो हरी भाई बोले अच्छा गाते, यूज़ देम। बोले ठीक है। वो बात हो गई, सब हो गया। फिर वो पापा के गंडाबंद शागिर्द हुए, सब हुआ। फिर एक दिन सडनली फ़ोन आया हम लोगों को, चेन्नई आना है। दिस इज़ अराउंड 1992। फ़ोन आया कि आप लोगों को, उनका एक मैनेजर हुआ करता था नोएल जेम्स, उसका फ़ोन आया कि सर यू आर रिक्वायर्ड इन चेन्नई, बोथ ऑफ यू।
सो जस्ट टेक द अर्लीस्ट फ्लाइट एंड कम। अब हम लोग वहाँ पहुँच गए तो हमें कुछ पता ही नहीं क्या गाना है क्या नहीं। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक साथिया का तमिल वर्जन था अलई पैदू। तो अलई पैदू उसके लिए उन्होंने कुछ सुनाया और बोले इसमें कुछ आलाप सलाप जी करना है इस फिल्म में बैकग्राउंड के, और थोड़ा सा ये गाना है इसका वो जो दोस्तों से झूठी मूठी वही उसका वो, तो बोले ये करना है कुछ। तो हम लोग ने गा दिया। अब हमारा काम हो गया तो फिर बोले अब वापस हम लोग बोले चले जाते क्या करें। बट पिया हाजी पहले गया था ये? पहले वो पहले किया ये था। हुआ था? हाँ, तो उसका ही बता रहा हूँ क्या हुआ। तो वो हो गया तो उसके बाद उन्होंने स्टूडियो में चले गए, मुझे वो सीडी मैन दे के गए और हेडफोन, बोले जस्ट लिसन टू दिस, आई हैव कंपोज समथिंग, जस्ट लिसन। मैंने सुना, अच्छा लगा मुझे, 2 बार सुना, फिर इन्होंने भी सुना, अच्छा लगा हम लोगों को। ख़त्म हो गई वो बात। आके मुझे हाउ वाज इट, वेरी नाइस। बोले ओके। सेम फ्लाइट में साथ में हम लोग बॉम्बे आ गए, वो यूएस चले गए। फिर 2 महीने बाद सडनली उनका फ़ोन आया, तो रब्बानी ने फ़ोन उठाया, बोले हेलो दिस इज़ ए.आर. रहमान, आई नीड मुर्तज़ा एंड कादिर एट 4D स्टूडियो। ये बाहर गए हुए थे और मैं भी बांद्रा में कहीं था, तो इनका फ़ोन आया, जल्दी रिकॉर्डिंग है, वहाँ बुलाया। अब हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वही सेम गाना बज रहा था, दैट वाज पिया हाजी अली। तो फिर आपने बुला, अरे वाह, ये तो वही गाना जो सुना था वही है। शिवा मनी भी थे वहाँ। फिर हम लोग गए, वो गाना सुना तो बोले ये गाना है, ठीक है। फिर वो डब हुआ गाना। जब गाना डब हुआ तो ऐसा लगा नहीं था कि इतना बड़ा गाना होएगा, ये इतना बड़ा गाना है, हमें लगा नहीं था कि बहुत इतना फेमस होने वाला है ये गाना। लेकिन बाद में जब वो हमारी वॉइस डब हो गई, वहाँ जाके श्रीनिवास को डब किया, अपनी वॉइस डाली, और जब वो आउटकम आया तो लगा यार ये तो एकदम ही चेंज हो गया, इसकी तो रंगी रूप ही अलग ही हो गए। एंड दैट रेस्ट इज हिस्ट्री, पिया हाजी अली। तो हम जाते जाते वो गाना जरूर करना चाहेंगे। बिल्कुल। यहाँ दिल से मांगो यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, ये हाजी अली है, खुदा के वली हैं। शाहे समंदर इब्ने हैदर, शाहे समंदर एक नजर, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। तुम समंदर के धनी, तुम समंदर के धनी, पिया हाजी अली, बाबा हाजी अली है तुम्हारा दर, दर मुस्तफा, दर मुर्तजा बाबा, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फैज़ पाते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फैज़ पाते हैं। ये समंदर रोज दर पे देता है पहरा, है सरापा नूर वाला आपका चेहरा, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो, हाजी अली, हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली।
पिया हाजी अली 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 पिया हो। क्या बात है। थैंक यू। ये लोग की आवाज़ इतनी लाउड आ रही थी, अपनी आवाज़ नहीं सुन पाया। हालात में मुश्किल होता है ना। गुम हो जाते हैं इंसान ना। नहीं, एक गाना मैं इसको गवाता हूँ। प्लीज। हाँ, सो ये गाना एक अभी द गोट लाइफ आड़ू जीवितम एक मूवी आई है, उसके लिए है। मैंने अभी रिसेंटली गाया है, और राजा हसन भाई के साथ और रहमान अंकल के साथ उनका म्यूजिक था उसमें। तो मैं चाहूँगा आप लोग को सुनाऊँ। प्लीज। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर अरैतना कुदरतक फ़अरिना आफ़क ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन। ये एक गाना है, ये कुरान से वर्सेस है। करेक्ट, वेरी गुड। तो मुर्तज़ा साहब, मेरे पास आपके लिए 2-4 सवाल है स्पेसिफिकली। कुछ राग के लिए आपको स्पेशल प्यार है कि मालकोस, दरबारी, बिहाग, तो क्यों ऐसा? देखिए एक असर होता है कुछ सुरों का, और पापा ने बहुत अच्छे गाए ये, मैंने सुने हैं बहुत। तो बचपने से मुझे ये रागों से कुछ प्यार लगाओ, स्पेशली मालकोस है, दरबारी है, बिहाग, ये सब। और बिहाग जो है हमारे घराने का ख़ास मशहूर है, हमारे घराने में बहुत अच्छा गाया जाता है ये राग बिहाग। तो उनका एक बचपन से सुन के इतना अच्छा प्रभाव पड़ा कि उनसे मोहब्बत हो गई। हम राग आके सुन सकते हैं ये वाला? हाँ? हाँ गा लो, हाँ बिहाग गा लो, गाओ, सब लोग गाते हैं। बेटर है। इसमें दोनों मध्यम में लगती हैं और इसको बिलावल ठाट में माना जाता है। लेकिन हमारे ज़्यादातर जो घरानेदार लोग हैं वो ठाट सिस्टम को ज़्यादा फॉलो नहीं करते। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है, भातखंडे जी थे जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने ठाट सिस्टम बनाया, क्योंकि 72 ठाट होते थे पहले। तो अब 72 ठाट आज के बच्चे अगर उनको बताएं मुश्किल है, तो डर जाएंगे। तो उन्होंने थोड़ा में शायद कर्नाटक में बोलते हैं उसको। हाँ, तो उसको फिर उन्होंने सिंप्लीफाई किया थोड़ा, उसको 10 ठाट में, जो हमने पहले जिक्र भी किया था, तो वो 10 ठाट उन्होंने कर दिए उसको। तो ये इसको बिलावल ठाट में माना जाता है। और इसमें दोनों मध्यम में लगती है, तीव्र मध्यम, शुद्ध मध्यम। सा गा म पा नि सा धा नि पा म गा म ग सा धा नि पा नि सा म ग सा। अब हो लालन मई का, लालन मई का, जुग बीत गई तो मेरे मिलन को तड़प तड़प किया ना दर्द।
लालन मई का गा विस्तार कर ओम के नैना बदरी सी क्यों झरी लागी बेहावर से कामिनी सी कोने लागर से अब हो लालन मई का अब हो लालन अब हो लालन वाह, बहुत बढ़िया। तो अब हम अपने आखिरी सवाल पे आ गए। अभी जो म्यूजिक की कम्युनिटी, जो म्यूजिक के इकोसिस्टम में जितने लोग काम करते हैं, या कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी बंदा म्यूजिक सिस्टम में आना चाहता है, उनको आप एक क्या सजेशन देना चाहेंगे? आप सबका सजेशन अलग अलग हो सकता है। और दूसरी बात, अगर आपको इस म्यूजिक के इकोसिस्टम में कुछ बदलने का मन है, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? देखिए, एक तो जो आना चाहते हैं उनको बिल्कुल हम खुले हाथों से वेलकम करेंगे और ये बदलाव जो है ना, वो समय के साथ खुद हो जाता है। हम कौन होते हैं बदलाव करने वाले? खुद समय के साथ बदलता जाता है, हर चीज़ बदलती है। जी। तो उसके ऊपर छोड़ दें, जैसा वो चलाना चाहेगा चलाएगा। हम बदलने वाले कोई नहीं है। जिनको आना है वो सब कुछ एकदम फोकस तरीके से आए, सिर्फ नाम करने नहीं आए। म्यूज़िक को एक श्रद्धा और उस भाव से एंटर करें कि ये पूजा है, श्रद्धा है, हमें इसको मतलब करना है, और सिर्फ पैसा कमाने और नाम कमाने नहीं आए, क्योंकि वो कभी फिर अच्छा म्यूज़िक कर नहीं पाएंगे। और बदलाव की जहाँ तक बात है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं अभी, और जैसे भाई ने भी बोला, वक्त के हिसाब से सब बदल जाएगा। एंड इट विल बी इन द फेवर ऑफ ऑल द म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स एंड कंपोजर्स। lot of things are changing. करेक्ट। So it will change. तो दोस्तों, आज मुझे पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया। मेरे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। पॉडकास्ट में पहली बार क्लासिकल संगीत से जुड़े फैमिली को हमने इनवाइट किया है। हमारी ये सिर्फ शुरुआत है, ये अंत नहीं है। हमारा बहुत मन है कि क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े या किसी भी फॉर्म ऑफ म्यूजिक से जुड़े जितने भी लेजेंडरी लोग हैं या उनकी फैमिली है, वो सारे इस पॉडकास्ट पे आए, उनसे सीखा हुआ बहुत सारा एक्सपीरियंसेस हमको बताएं, ताकि हम भी सीख सके और म्यूजिक पॉडकास्ट की ऑडियंस भी सीख सके। आप में से अगर किसी को भी लगता है कि किसी और आर्टिस्ट को आप यहाँ पे देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें बताते रहिएगा। और आज के जितने भी सवाल आपने सुने, क्योंकि मुझे क्लासिकल म्यूजिक का ज्ञान थोड़ा सा कम है, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी गलती हुई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। 2 लोगों ने हमारी बहुत मदद की, 3 लोगों ने एक्चुअली। पहली तो हमारी म्यूजिक कम्युनिटी की जो लोग हैं उन्होंने सवाल दिए। दूसरे नवनीत तिवारी है, जो कि एक सिंगर है, म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, पियानिस्ट है और क्लासिकल म्यूजिक के एक्सपर्ट है, जो मुंबई म्यूजिक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी हैं, वहाँ पे म्यूजिक एक्सपर्ट है। और तीसरे अरिजीत सिंह, अरिजीत ने भी कुछ सवालों में हमारी मदद की। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाते जाते हमने सबसे ये रिक्वेस्ट की है पूरे परिवार से कि पद्म विभूषण लेट उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान द्वारा कंपोज किया गया भगवान राम का जो भजन है वो सब साथ में मिलके गाए और हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करें। थैंक यू। भजन के बारे में कुछ बैकग्राउंड? ये बिल्कुल, ये भजन हमारे फादर का कॉम्पोजिशन है, बहुत ज़्यादा मशहूर भी है, और बहुत सारी जगहों पे जब पापा क्लासिकल म्यूज़िक परफॉर्मेंस करते थे तो इसकी फरमाइश आती थी। तो ये हम लोगों को भी बहुत पसंद है और हम लोग गाते हैं सबके लिए। हे राम, हे राम, हे राम, राम
सीताराम राम 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 सीताराम राम राम जय मीरा जय गिरधर नागर जय मीरा जय गिरधर नागर तुलसीदास के सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम जय नरसी के सावरिया तुम जय नरसी के सावरिया तुम जय नरसी के सावरिया तुम सूरदास के राधे श्याम राम 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 सीताराम राम 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 दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम सुख सागर चले जाइए दादू तभी करे राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 हे राम। वाह, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आज का एपिसोड कंप्लीट करने के लिए। तो फिर से हाथ जोड़ के थैंक यू मुर्तजा भाई, आदिल भाई, रब्बानी भाई, हसन भाई और फैज। थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया। मेरे ख्याल से हम लोगों को बहुत सीखने के बाद, जो भी पॉडकास्ट देखेगा उसको सीखने के लिए बहुत कुछ है। कोशिश करना कि ये पॉडकास्ट 3-4 बार देखना, क्योंकि एक बार में समझ आना मुश्किल है। मुझे खुद को देखना पड़ेगा। चलो, थैंक यू।